नमस्कार जी, राम राम जी, तारा जी, आपके सारे दर्शकों ने देसी पत्रकार करमुगी राम राम। राजपूत हूँ देसी। ओटड़ा किसने को है? ओटना नहीं हो। ये मतलब आपने ये कल्चर में आप पढ़े नहीं हो। हाँ, इसमें पले बड़े रीजनल रिपोर्टिंग के हम जनक है। निर्भीक पत्रकारिता आज के समय में पॉसिबल है। मेरे एक टैगलाइन है, बिना रुके, बिना झुके, बिना थके, बिना बिके, बिना बके, बिना डरे, बिना दबे, बिना हटे, बेबाक बेबाक। आज के टाइम में करमू जी के लिए पत्रकारिता जुनून है या मजबूरी है? जुनून था, जुनून है और जुनून रहेगा। तो मैंने एक टैगलाइन बोली, नाम को नहीं बताऊं, काम को नहीं बताऊं, शकल को नहीं दिखाऊं, मुद्दा होट है, बंदे का नाम सिर्फ डॉट डॉट है। वैक्सीनेशन नॉट ए ट्रीटमेंट, वैक्सीनेशन ट्रायल था। करमू जी, जब किसान आंदोलन हुआ था तो बब्बू मान ने आपको इंटरव्यू दिया था, वो क्या था? आपको कैसे बेरा पाटा। एक पत्रकार की तो कोई जाति पाति पार्टी धर्म संप्रदाय कुछ होता ही नहीं है। मैंने सत्य को ताकत के बगैर हारते हुए देखा है। सत्ता के गीत गाने वाला पत्रकार सत्ता का घंटा फायदा नहीं कर सकता। उसने मेरे को सामने मौत दिखाई दी। अच्छा, यहाँ गन पॉइंट रखना, यहाँ रखना। संत साधु स्वादु हो गए हैं। हाँ। संत का अंत हो चुका है, संत कलंक बन चुके हैं, लेकिन कुछ जिसकी वजह से पूरा भगवान बदनाम हो जाता है। आज के टाइम में आम आदमी की जो आवाज है, क्या वो पूरी सरकार तक पहुंच पाती है? पहुंच पाए या ना पहुंच पाए, सरकारों को पता होती है, लेकिन एक निष्पक्ष पत्रकार जो होता है, जिसका दोनों से कोई लेना देना कोई लेना देना नहीं। आज के टाइम में हमारे यूथ की भटकन का सबसे बड़ा कारण क्या है? राह कठिन है, दूर है मंजिल, पथ प्रदर्शक राह भटक गए। दो तरह की सोच है, एक पैसावादी, एक प्यारवादी। मैं कहता हूँ संबंध कमाओ, संपत्ति अपने आप आ जाएगी। और रिश्तों की कदर खत्म हुई तो गदर मचा। सिद्धू मूसेवाला ने वो लास्ट वीडियो देखी थी और उसमें ये कह के गए थे कि भाई देखते ही बोला, ए होंदी है पत्रकारिता हौसले वाली, जुनून वाली, जज्बे वाली। आज भी हम हैं, यानी कि एलोपैथी इज द बेस्ट। आप मेरे अंदाज में पूछोगे तो एकदम मस्त, बिंदास, झकास, भयंकर। सवाल थे ना खतरनाक। इतना प्यार देने के लिए दिल की गहराई तो दिल का चौवा मत है, गठड़ी बहन का बरोटे भर का है, जोड़े ठोक का बोरे भर का है। ढेर सारा धन्यवाद। नमस्कार, आप हैं बैठक कुछ बातें तारा के साथ। आज जो गेस्ट हमारे पास स्टूडियो में है वो पत्रकार हैं, पंचायती पत्रकार हैं, इन्फ्लुएंसर हैं या सोशल वर्कर है। आज हम उनसे ही जानेंगे कि वो हैं क्या। तो हमारे बीच में है करमू देसी पत्रकार। नमस्कार। नमस्कार जी, राम राम जी, तारा जी, आपके सारे दर्शकों ने देसी पत्रकार करमुगी राम राम। और सबसे पहले आज 26 जनवरी है। हाँ जी। गणतंत्र दिवस की भी सभी को दिल की गहराई है, दिल का चौहा में है, गठड़ी बांध गए, बरोटे भर के, जोड़े ठोक के, बोरे भर के। ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। ये आपका पेट है ना? मैंने कई जनों को आपको। करमू जी, सबसे पहले आप बताइए, आप हैं कहाँ से? जी। घर में कौन कौन है वो बताइए दर्शकों को। देखो, आपने ये सवाल इसलिए किया है शायद क्योंकि मेरी वीडियो कभी आपको करनाल की नजर आती होंगी, कभी कैथल की। एग्जैक्टली। मैं थोड़ा हरियाणवी में बोलूंगा, समझ लो ना। बिल्कुल बिल्कुल देसी में। सिर के ऊपर को तो जावे। नहीं मैं राजपूत हूँ देसी। अच्छा, फिर ठीक है। ओटड़ा किसने को है? ओटना नहीं हो। ये नहीं पता। क्योंकि देहाती शब्द हैं बहुत सारे हैं। चलो वो तो मैं जब कभी आपसे बात करेंगे मैं देहाती शब्द। देखो, कोई मेरी वीडियो करनाल की पाओगी, कोई कैथल की, हिसार की, अम्बाड़ा की, मतलब ऐसा लगा आपने कितने भी पहुंच जाइए। मतलब मैं कल देखने लगी, सर्च करने लगी कि कहाँ के हैं, तो मुझे पता नहीं चला आपको कहाँ के। तो यही सर्च केवल तारा नहीं कर रहे, और भी बहुत सारे कर रहे। हाँ, तारा भी, सितारा भी कई कर रहे हैं। तो उसका कारण पीछे ये है कि भाई वीडियो कई जगह गया हूँ और मेरा होम टाउन जो है तारा जी वो जींद है। अच्छा। मेरा गाँव मुहाना है, सफीदो हमारा हल्का है। अच्छा। विधानसभा हमारी सफीदो है और रहता मैं कैथल हूँ। अच्छा। लेकिन मेरे पड़ोस में कोई पूछे ना जाए भाई अरे करमू पत्रकार, मतलब यहाँ करमू पत्रकार रहता है, तो मेरे पड़ोसी कहते हैं बोला रहता है लेकिन आता जाता रहता है। अच्छा। आता जाता रहता है, परमानेंट नहीं रहता। मैं घर हे मालिक सच्चे, घर से तो बाहर ही अच्छे, बाहर ज़्यादा क्योंकि मुद्दों में रहता हूँ। मैं ग्राउंड का पत्रकार हूँ, जमीन से जुड़े हुए हम, तो ग्राउंड पे रहना पसंद करते हैं। तो बेसिकली आप पूरा हरियाणा कवर करते हैं? हाँ। ठीक है। आपके परिवार में कौन कौन है? मेरे परिवार में माता जी हैं, पिताजी का निधन हो गया था अभी रिसेंटली 24 जनवरी को उनकी पुण्यतिथि थी। और बड़े भाई साहब हैं मेरे, धर्मू जी, देसी पत्रकार धर्मू जी। वो जो जिनके साथ वो है वो आपके बड़े भाई हैं? वो मेरे बड़े भाई हैं, वो धर्मू जी हैं। अच्छा, वो धर्मू। उनकी पहचान है मूछ रखना। हाँ। मेरी दाढ़ी मूछ होती है।
अच्छा, आप लोगों का कॉमन पेज भी आई थी? हाँ हाँ बिल्कुल, संसार क्रांति, हाँ, संसार लोगों की क्रांति। दूर करे भ्रांति। हाँ बिल्कुल, एग्जैक्टली। अब तो एक्चुअल में बहुत सारे लोगों को मिथ है कि वो हाँ। आपके पार्टनर हैं, हाँ। आपके दोस्त हैं। बहुत सारे लोग मेरे ख्याल से नए ये जीएसटीसी तो हर तक भी उलझ रही है, नु सोचा भी धर्मु कर्मु एक ही है। अच्छा। कभी ये दाढ़ी रख लेता है, कभी ये बियर्ड साफ कर लेता है। अच्छा, तो ये तो ये confusion मैं रहती है। आपके माध्यम से दर्शकों को बताना चाहता हूँ, देसी पत्रकार धर्मू जी मेरे बड़े भाई हैं। अच्छा। उनका नाम धर्मवीर है डॉक्यूमेंट में। अच्छा। धर्मवीर से धर्मू, कर्मवीर से कर्मू। कर्मू जी। ठीक ठीक। परिवार में वाइफ बच्चे? बड़े भाई साहब हो गए। हाँ। माता जी हैं। बड़े भाई साहब जींद रहते हैं। अच्छा। मैं कैथल रहता हूँ। माता जी हैं, और माता जी के अलावा मेरी धर्मपत्नी है, एक बेटा एक बेटी है। अच्छा, जी। कितने बड़े बच्चे हैं? बहुत बड़े बच्चे हैं, मेरा बाल विवाह हो गया था। अच्छा, कितने साल के थे तब जब शादी थी? मेरी बेटी सिडनी में है, ऑस्ट्रेलिया में। अच्छा। और वो कम्युनिटी सर्विसेज का वो कर रही है कोर्स वहाँ से। आपको देख के नहीं लगता। हाँ। और बेटा? बेटा मेरा +2 में है अभी। +2 में, ठीक है। वो कैथल में ही है? हाँ वो कैथल में है। अच्छा। ये पॉडकास्ट में निकल के आती है बातें, वैसे नहीं पता। वैसे नहीं आती सच में। जी। अच्छा, कर्मू जी, घर में बचपन में घर का माहौल कैसा रहा था? बिल्कुल बढ़िया रहा था। मतलब देसी थे, क्या था? देखो ये बहुत बुनियादी सवाल है आपका, क्योंकि मैं इस कल्चर में या देहाती में पत्रकारिता क्यों कर रहा हूँ। अभाव, एक टैगलाइन है, अभाव जहाँ अभाव वहीं प्रभाव। किसी चीज़ का अभाव हो ना तो उसका प्रभाव होता है। हमने गांव देखा ही नहीं कभी। देखा ही नहीं? हाँ, क्योंकि जिस तरह गांव मुआना। हाँ। मेरे पिताजी जाट कॉलेज में लेक्चरर थे जींद, तो जैसे पहले हिसार थे। अच्छा। तो जब मैं 2.5 साल का था, बड़े भाई साहब 5.5 साल के थे, अच्छा। तब हम जींद आ गए थे। अच्छा। और 2.5 साल को क्या पता गांव का। बिल्कुल। तो जो चीज़ नहीं देखी उसकी पर लगन होती है, भाई गांव कैसा होता है, गांव की बोली कैसी होती है, ये तो कल्चर बिल्कुल कैसा ही, होता है। मतलब जो मेरी एक्सपेक्टेशन थी आपने तो बिल्कुल उससे उलट हाँ, सब उससे दिया। बिल्कुल उलट गया ये मामला, क्योंकि अपोजिट हो गया बिल्कुल। क्योंकि मुझे तो ऐसा लगा था कि आपकी बिल्कुल बेसिक उससे वो रही होगी, तब आप जुड़े हमने हो। उन चीज़ों को रिसर्च करा, सीखा, गहराई में उतरे, उसके पताल में उतरे। और जिस चीज़ की कमी हो उसके लिए दौड़ता है आदमी। उसको नीड लगती है भाई। ये मान लो आपको कुछ खाने को नहीं मिलता तो आप सोचो भी बढ़िया बढ़िया खाने को मिल जाए। अब देहात, वैसे तो पता भी देहात होता है, लेकिन पता नहीं उसकी गहराई में जाके देखना पड़ता भी वो कैसा, उसको फील लेना होता है उसका। वो फील लेने के लिए उसकी गहराई में उतरे। तो पत्रकारिता भी देसी की, और गांव के कल्चर को समझा भी, मतलब सीखा भी। आपने ये कल्चर में आप पढ़े नहीं हो। हाँ, इसमें आपकी पले upbringing बड़े नहीं नहीं है, है। पले बड़े नहीं है, नहीं। आपने उसको अडॉप्ट किया है कल्चर उस को। कल्चर को हमने, बल्कि इस पत्रकारिता में आने के पीछे भी यही लॉजिक था, देसी देहाती में, भाई उस देहाती चीज को, उस देसीपने को अपने डीएनए में उतारा जाए। अच्छा, तो आपने देसी लगाने का क्या कारण था? देसी क्योंकि वो देहात और देसी एक ही है, इसीलिए। क्योंकि रीजनल पत्रकारिता, देखो हम जब पंजाब में जाते हैं तो पंजाबी रिपोर्टर मिलेंगे, महाराष्ट्र में जाएंगे मराठी मिलेंगे, उड़ीसा में जाओ उड़िया मिलेंगे। बिल्कुल। अपने यहाँ पे हरियाणा में हरियाणवी पत्रकार थे ही नहीं। अच्छा। तो इसलिए हम रीजनल के जनक हैं। अच्छा। रीजनल रिपोर्टिंग के हम जनक हैं। अच्छा। हाँ, इसको लेके आने वाले हम हैं। कर्मू जी, जब इस तरह का जो काम आप कर रहे हैं पत्रकारिता, परिवार का सपोर्ट कितना है? परिवार का जब ये लगता है कि भाई ठीक ठाक चल रहा है सब कुछ, अच्छा। फिर तो परिवार को लगता है भाई ठीक है। परिवार को ये भी है भाई लोगों का प्यार है, सपोर्ट है। लेकिन जब आ जाती है कोई उल्का पिंड, जैसे कोई धारा लग गई, केस लग गया, या जेल की रोटी खानी पड़ जाती है, तो परिवार को ये लगता है भाई छोड़ दो इस चीज़ से। तो लेकिन परिवार एक हिम्मत मेरे को हमेशा समय समय पे देता रहता है भाई, जब आप ईमानदारी से लग रहे हो ना, तो हमें इस बात का प्राउड है, इस बात का गर्व है, ईमानदारी से पत्रकारिता कर रहे हैं, तो वो तो खुशी है। लेकिन जब बिना किसी बात के निर्दोष होते हुए भी क्रिटिसिज्म को या फिर प्रशासनिक उसको झेलना पड़ता है, तब परिवार को दुख होता है। अच्छा कर्मू जी, पत्रकारिता में आने का फैसला कब लिया और कैसे लिया? ये हमारे बाबूजी की देन है, क्योंकि पिताजी हमेशा ये कहते थे भाई आपको एक चीज़ और नई चीज़ निकल के आई। शायद किसी को पता नहीं होगा, हमारी पत्रकारिता में आने से पहले मेरी गिफ्ट गैलरी होती थी। अच्छा। हाँ, और बड़े भाई साहब धर्मू भाई की करियाना स्टोर होता था। अच्छा, कौन से सन की बात है? ये 2011-12 के आसपास की बात है। अच्छा। तो मैं फिर बाबूजी कहते रहते थे भाई ये तो तुम खुट्टा के बंद बंद करेंगे। गए। हाँ, खुट्टा के बंद गए और कुएं के मेंढक बन गए, तुम समाज के लिए क्या कर पाओगे?
अच्छा, तो आपके पापा बोलते हाँ, हमारे पिताजी कहते थे। अच्छा। तो फिर हम कहते, क्योंकि हमारे पिताजी की खूबी ये थी, वो हमारे साथ दोस्तों की तरह भी रहते थे और पिताजी की तरह भी। अच्छा। मतलब हम फ्रेंडली थे बिल्कुल। अच्छा। और हमारे साथ हर तरह की बातें वो बात कर लेते पापा क्या करते थे आपके? थे। लेक्चरर थे। अच्छा। हाँ जी। एजुकेटेड थे। हाँ जी बिल्कुल। हाँ। और उनकी एक ये थी भाई, इससे बढ़ के कुछ करो, माँ क्या करें जी। तो बोले कुछ ऐसा करो जिससे संसार में क्रांति आ जाए। तो उनके मुंह से सब निकले, वर्ड निकले। अच्छा। तो संसार क्रांति वर्ड आया, तो फिर ये संसार क्रांति वहीं से निकल गया। अच्छा। भाई कुछ ऐसा करो जिससे संसार में क्रांति आ जाए। हमारा जो फेसबुक का पेज है वो संसार क्रांति के है नाम से। हाँ, हाँ। राइट राइट। तो वो नाम उसी से फिर हमने RNI में वो किया उसका। अच्छा। इसके लिए एप्लीकेशन लगाई, तो वो नाम मिल गया। 2-3 नाम भेजे थे तो वो आ गया। जैसे जन क्रांति था, विश्व क्रांति था, राइट। संसार क्रांति, ये आ गया था, फिर रजिस्टर्ड हो गया। अच्छा, अब मैंने जो आपका इंट्रोडक्शन दिया कर्मू जी, तो आप सबसे पहले बताइए, आप पत्रकार हैं, पंचायती पत्रकार हैं, इन्फ्लुएंसर हैं या सोशल वर्कर हैं? खुद बताइए आप। आपको क्या लगता है? मुझे तो एक कॉम्बिनेशन लगता है सारी चीज़ों का। अच्छा, मतलब मिक्स तड़का। हाँ। तो मैं आपको बता दूं, ये सही बात है आपकी, ये सारी चीज़ें मिक्स वेज हैं। अच्छा। आपके हस्बैंड साहब है ना, तो उसके साथ हिसाब से बोल रहा हूँ मैं। हाँ। मिक्स वेज इसलिए, देखो जरूरी नहीं भाई आप एक पत्रकार हो तो आपको पंचायती बात नहीं करनी। जरूरी नहीं भाई आप एक पत्रकार हो तो आप सामाजिक बात नहीं करोगे। जरूरी नहीं है कि भाई आप यदि एक पत्रकार हो तो आप बेखौफ होके, निडर होके, किसी के साथ अन्याय हो रहा है तो वहाँ छाती अड़ा के खड़ा होना कोई जुर्म नहीं है। राइट। तो मैं ये चाहता हूँ कि भाई पत्रकार होने के साथ साथ हम फोर्थ पिलर होने के साथ साथ सामाजिक नागरिक तो हैं, अपना फर्ज निभाने में जाता क्या है, तो वो निभा रहे हैं हम। कर्मू जी, क्या आपको लगता है कि पत्रकारिता, निर्भीक पत्रकारिता आज के समय में पॉसिबल है? देखो वैसे तो चुनौतियां तो पत्रकारिता में शुरू से ही होती आई। हाँ, ये तो है। यदि हम थोड़ा सा गुलामी काल में जाएं तो सबसे बड़े क्रांति के जो जनक थे वो अपने पत्रकार थे, और उनकी जो कलम चलती थी वो क्रांति लेके आती थी। सच। तो चाहे हम किसी भी उसमें चले जाएं, जितने भी हमारे लगभग, चाहे पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की बात हो, चंद्रशेखर आज़ाद की बात हो, शहीद आजम भगत सिंह की बात हो, ये बहुत अच्छी अच्छी किताबें पढ़ते थे और लिखते थे लिटरेचर। और वो जो लिखते थे फिर उनको पत्रकार खुद, मतलब मैं तो खुद भी भगत सिंह को एक पत्रकार मानता हूँ अपना, क्योंकि वो क्रांतिकारी नहीं थे, वो एक पत्रकार भी थे। क्यों? उनका नरेंद्र के नाम से संपादकीय आता था। अच्छा। नरेंद्र के नाम से संपादकीय लिखते थे किसी पत्रिका में वो। अच्छा। तो उसमें वो जब आर्टिकल लिखते थे तो एक वो लेखक हो गए, लेखक यानी कि पत्रकार। बिल्कुल। तो पत्रकारिता से क्रांति आई थी। हाँ, ये तो और है। जगह जगह अंग्रेज सिर्फ हथियारों को नहीं ढूंढते थे, वो पत्रकार भी ढूंढते थे। वो पत्रकार भी ढूंढते थे, और उसके साथ साथ उनके वो लिटरेचर को ढूंढते थे। उनका अंग्रेजों का काम होता था उनके लिटरेचर को ढूंढ के उसको आग लगाई जाए, उसको है ना निस्तो नाबूद किया जाए, ताकि वो क्रांति की जो विचारधारा वो किसी के वो ना पड़े, बिल्कुल कोई क्रांतिकारी ना बन जाए। हाँ। तो ये तो हमारे क्रांतिकारियों की देन है, और उसी तरह का फर्ज हम भी निभाने की सोच रहे हैं। तो आपको कहीं ना कहीं लगता है कि जो आप पत्रकारिता में आए हैं उसका इनिशिएटिव आपके फादर को जाता है? फादर साहब को जाता है, और दूसरी चीज़ उनकी अंदर की जो ईमानदारी थी वही हमने अपनी पत्रकारिता के DNA में डाली। मेरे एक टैगलाइन है, बिना रुके, बिना झुके, बिना थके, बिना बिके, बिना बके, बिना डरे, बिना दबे, बिना हटे, बेबाक। बेबाकी से पत्रकारिता, और अन्याय के खिलाफ खड़े होना। अन्याय करना पाप है तो अन्याय सहना महापाप है। अन्याय ना करो ना सहो। तो इसलिए पत्रकारिता को एक सीमित दायरे तक मत रखो। कुछ पत्रकार साथी हमारी उसमें देखो लेग पुलिंग हर जगह है, तो कुछ कह देते हैं भाई कर्मू तो के पंगे लेने की जरूरत है। तो भाई कर्मू का जमीर जो है वो आंखों देखी मक्खी खाने को तैयार नहीं होता। मेरे को तो गलत को गलत और ठीक को ठीक कहने की आदत है। मैं कहता हूँ भाई ठीक कौन की बजाय ठीक क्या पे चलो। माँ की निकवा न्याय की कवा है, माँ की नहीं न्याय की। न्याय मतलब न्याय, और राह की को रहा ठीक क्या, उसकी बात कहने में जाता क्या है। बिल्कुल। फिर केस लगे, मुसीबत आए, जेल जाना पड़े तो जाने के लिए तैयार। जब कर्मू जी आप पत्रकारिता में आए थे, सबसे ज़्यादा चैलेंज इनिशियली क्या फेस किए थे? सबसे शुरुआती दौर में क्या आता है, जब भी आप किसी, जैसे आप मेकओवर का आपका वैसे तो
तारा मैं खबर, लेकिन आप पॉडकास्टिंग में आ गए। हाँ जी। अब आपके बारे में सबसे पहले ये सवाल ये उठेगा, मतलब एक ह्यूमन नेचर है ये, पूछता है ये फील्ड क्यों चेंज कर हाँ, ये स्वाभाविक नेचर है, ह्यूमन नेचर है ये, स्वाभाविक प्रक्रिया का हिस्सा है भाई। आपके बारे में ये दिमाग में सवाल आएगा, यार ये मेकओवर से तारा जी पॉडकास्टिंग में लेना देना तो है ही नहीं फील्ड का, बिल्कुल। तो जब मैं इसमें आया देसी बाणे में, देसी पत्रकारिता में, हमने पगड़ी बांध के पत्रकारिता शुरू करी, तो अचानक से लोगों के दिमाग में ये था भाई ये कल तक तो ये पैंट शर्ट डाल के पोलाइट की रिपोर्टिंग थी, शुद्ध हिंदी की, आज ये देसी में आ गए, देसी बना में आ गए। तो वो वाला शुरू का चैलेंज था भाई। किसी ने कहा मेरे को हरी डाल हरी बांध, किसी ने कहा गुलाबी बांध, किसी ने कहा पीली बांध। ये कहीं दलों के हिसाब से तो नहीं था? हाँ, देखो राजनीति वाले है ना जो, ये रंग उनके लिए है, हम तो ढंग के लिए बने हैं, रंग के लिए थोड़ा बने। रंग की राजनीति वाले करेंगे। अब मान लो मैं ये व्हाइट छोड़ के पीली बांध देता, तो फिर पिंक वाले कहते भाई पिंक बांध लेता, हरी वाले कहते हरी बांध, हम तो फंस जाते। इसलिए है ना, एक कहावत है तारा जी, बोला सुनो सबकी करो मन की करो, ये गलत है। फिर सुनो सबकी करो वो जो ठीक हो। मन में तो अपने गलत आ सकता है कुछ भी, मन में तो ये आ जाएगा भाई, मतलब सारा कट्ठी मिलाकर कट्ठी बांध ले, तो सही होना चाहिए। मतलब करो मन, सुनो सबकी करो वो जो ठीक हो, ठीक पे चलो। कर्मू जी, आपके लिए देसी पत्रकार होने का मतलब क्या है? देसी पत्रकार जो देहात की और जमीन से जुड़े हुए जो किसान भाई हैं, जो देहात से जुड़े हुए लोग हैं, जो जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, जो शहर में रहता को वो ये नहीं कह सकते वो देसी नहीं है, वो भी देसी है, क्योंकि हम और आप सारे किसानों से, किसान के बेटे और बेटियां हैं। हमारा जो बैकग्राउंड है, हमारा जो कल्चर है, वो सारा किसान कल्चर है, फार्मिंग कल्चर है। तो सब हम क्या हुए, देहाती, देसी। तो इसलिए देसी का मतलब हमारा अपना, हम सब की बात करें, जो जमीन से जुड़ी हुई बात करें, उसका मतलब देसी है। जो कोई गरीब है उसकी बात नहीं कर पाएगा कोई, लेकिन जिसके अंदर देसीपना होगा, जो देहात से जुड़ा होगा, लगाव होगा, प्यार होगा, तो उसकी बात उठाएगा, उसके मुद्दे उठाएगा। तो ये बात है। कर्मू जी, जब आप सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाते हैं जी, तब डर नहीं लगता? इसको मैं थोड़ा लाइन को करेक्ट कर लूँ तारा जी। सिस्टम के खिलाफ नहीं, सिस्टम जब किसी के साथ गलत हो रहा हो, सिस्टम हो या सरकारें हो, मैं किसी पर्टिकुलर किसी पार्टी की बात नहीं करता, कोई भी पार्टी हो, और एक पत्रकार की तो कोई जाति पाति पार्टी धर्म संप्रदाय कुछ होता ही नहीं है। इसलिए मैंने अपनी पत्रकारिता में ये हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखा है, मैंने अपनी पत्रकारिता में इन चीज़ों को हावी नहीं होने दिया। लेकिन जब कोई भी सिस्टम हो, किसी भी सरकार के टाइम का सिस्टम हो, किसी भी पार्टी के टाइम का सिस्टम हो, किसी के साथ गलत हो रहा है और उस गलत में प्रशासन धृतराष्ट्र बन जाए, अंधा होकर के, मतलब धृतराष्ट्र बन के वो उसको ऊपर काम ना करे, तब फिर चौथे पिलर का भी एक ड्यूटी है, हमारी भी ड्यूटी है, फिर चौथे स्तंभ की ड्यूटी है, और मीडिया को अभिव्यक्ति की मतलब एक आज़ादी है, स्वतंत्रता है। तो उस नाते फिर सिस्टम से भिड़ने की बात नहीं है, सिस्टम के कान खोलने वाली बात है। मैं कई बार कहता हूँ, क्या ये मरे गादड़ हो गए हैं, इनके कान में पानी गिर कर नहीं देखना पड़ेगा, इनका जमीर जिंदा नहीं। किसी भी, मैं पर्टिकुलर किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा, फिर मैं क्या करूँ भाई, इनको ये गूंगे और बहरे तो नहीं, देख तो ले वहाँ, तो मैं छाती ठोक के डंका की चोट पर नाट उठाकर आँख मिला के बात रखा करूँ कि भाई ये बात है। यदि आपको आपकी CID बता नहीं रही है तो मैं बताने लग रहा हूँ, यहाँ ये दिक्कत है, प्रशासन जाग जाए, सरकार जाग जाए, तो कोई बुरी बात है। जितने साल कर्मू जी आपको पत्रकारिता के अंदर हो गए, आज के टाइम में कर्मू जी के लिए पत्रकारिता जुनून है या मजबूरी है? जुनून था, जुनून है और जुनून रहेगा। पत्रकारिता मजबूरी नहीं है। मजबूरी में यदि पत्रकारिता करूँगा तो मेरे को कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं मुझे झुकना पड़ेगा। पुष्पा वाली बात है, मैं झुकूंगा नहीं साला। तो मतलब है तो फिल्म का डायलॉग, लेकिन उसको एक मोटिवेशन में लेके जाएं, तो वो एक बात इसलिए भी, यदि आप अपनी जगह ठीक हैं तो झुको क्यों भाई, झुकाओ, गलत को झुकाओ और सही की इज्जत करो। मैं सही की इज्जत करता हूँ, ठीक को ठीक और गलत को गलत कहता हूँ। आज के कर्मू जी, आज के टाइम में सच बोलना कितना महंगा है? सच बोलना ठीक ऐसा है भाई, जैसे सांप के बिल में हाथ डाल देना। और एक कहावत भी अपने हरियाणवी में, सच सिक्का दी सी आंख मांगली मार दी। हाँ। तो मेरे सवाल थोड़े तीखे होते हैं, जलेबी जैसे सीधे होते हैं, करेले जैसे मीठे होते हैं। नेताओं को पसंद नहीं आते, अधिकारियों को पसंद नहीं आते। अब वो तो उनको देखना चाहिए कि यदि मेरे सवाल में दम नहीं है
तो आपके जवाब में दम होना चाहिए फिर सामने वाले में। यदि मेरे सवाल में दम और सामने वाले के जवाब में दम नहीं है तो इसका मतलब ये मानो भी मैं ठीक हूँ और वो गलत है। और यदि मेरा सवाल के बदले जवाब भी अच्छा आ जाए, उसको कोट कर सकता है, तो इसका मतलब मान लेंगे भी कहीं ना कहीं उनके बारे में गलत परसेप्शन बनी हुई है और वो ठीक है, पब्लिक में गलत परसेप्शन है। बिल्कुल। तो ये चीज़ होती है जी। क्या कभी कर्मू जी को देसी पत्रकार को चुप कराने की कोशिश की गई है? देखो मैं बता रहा हूँ, जब कहीं सरकार अपने ऊपर लेती है किसी चीज़ को, देखो आजकल ये छोटी इकाई से शुरू करते हैं, घर से। घर में बाप बेटे की, पति पत्नी की ईगो की लड़ाई चल जाए तो कोई भी अपने आप को ये नहीं दिखाना चाहता कि भाई मैं गलत हूँ, ना नीचा दिखाना चाहेगा, वो अपने आप को अपर एंड पे रखना चाहेगा। इसीलिए जब सत्ता पक्ष होती है, सत्ता होती है, सरकार होती है, तो वो कभी नहीं चाहेगी कि भाई हम कहीं गलत हो, चाहे वो गलत भी हो। तो इसलिए फिर जब उनके बारे में कोई एक्सपोज करता है या बात खुल के बोलता है तो फिर दबाने की बात होती है, फिर दबाया जाता है, शाम दाम दंड भेद। राइट। अब जैसे धर्मू भाई पे हमला हो गया था खटखट टोल पे, कब की बात है ये है किसान आंदोलन के टाइम की। अच्छा। क्योंकि मैं और धर्मू भाई किसान आंदोलन को बहुत अच्छे से धड़ल्ले से और बेधड़क होकर के अच्छा। और बेखौफ होकर के लगे हुए थे, क्योंकि एक ब्लड में किसानी का डीएनए है। बिल्कुल, तो खुल के बोले, हम बिल्कुल। खुल के बोले, लेकिन हमने ये नहीं कहा भाई कि भाई मान लो नेताओं के, किसान नेताओं के सवाल हैं और उनके सवालों के जवाब तो हमने पॉलिटिकल लोगों से ही लेने पड़ेंगे। बिल्कुल। मेरा और धर्मू भाई का ये था चैप्टर भाई, हम ये चाहते थे भाई नेताओं के सवाल, किसानों के सवाल नेता जवाब दे दे। हाँ, बस तो वो खत्म। जवाब ही तो मांग रहे थे हम। बिल्कुल। तो यही थी लड़ाई और कोई बात नहीं थी। फिर किसने हमला किया था? तो फिर सरकारें क्या करती हैं भाई, एक बढ़िया तरीका है किसी पत्रकार की धुनाई करवाने का। तो मतलब हो सकता है ऊपर से आदेश ना हो भाई, जैसे धर्मू भाई कवर करने के लिए उतरते हैं और वहाँ से आवाज़ें आनी शुरू हो जाती है, मोदी मीडिया गोदी मीडिया। वो किसान नहीं थे, वो प्रोपेगेंडा करने वाले लोग थे, बस ऊपर मंडासा मारा और किसान बन गए। तो ये चीज़ें चलती हैं। कितनी वो चोट आई थी? वो ऐसा चोट है ना, एक शारीरिक चोट होती है, एक मानसिक चोट होती है। मानसिक और सामाजिक चोट थी वो बहुत बड़ी थी, ट्रॉमा होता है वो बिना भरने वाली चोट है। हाँ। वो ऐसा जख्म है जो भर नहीं सकता। तो वो सरकार को देखना चाहिए कौन लोग हैं जो फिर सरकार को बदनाम करने के लिए कर रहे थे या सरकार खुद करवा रही थी। ऐसी ऐसी चीज़ें मैं पॉडकास्ट में खुल के बोल रहा हूँ आपके सामने। तो ये वो चीज़ें जो सरकार को सोचना चाहिए, कोई भी सरकार हो, कोई भी पार्टी हो। कर्मू जी से कनेक्टेड आज तक सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी कौन सी रही है? देखो जब जब मुझे जेल जाना पड़ा है तो कंट्रोवर्सी बड़ी तो मैं वही मानूंगा, चाहे मास कांड हो, चाहे बहुत सारी चीज़ें, चाहे भिवानी वाला मैटर हो, मनीषा वाला आज भी सस्पेक्टेड है, वो मर्डर है, सुसाइड है या लावा फेर है, ऑनर किलिंग है, क्या है। कर्मू जी, नर्सिंग कॉलेज का क्या कांड था? देखो कुछ रूल्स होते हैं, जो लड़कियों का नर्सिंग कॉलेज होता है, जो फीमेल कॉलेज होता है, उसमें नॉर्म्स होते हैं भाई जेंट्स अलाउड नहीं है। लेकिन वो तो रूल चलो अच्छी बात है, जेंट्स अलाउड नहीं है लड़कियों के हॉस्टल में, लेकिन ये भी तो अलाउड नहीं होता ना भाई हॉस्टल लड़कियों का है और अंदर उनके साथ ज्यादती हो रही हो, उनके साथ भेदभाव हो रहा हो। अगर इसमें आपसे मैं एक क्वेश्चन वो कहूँ कि आपके इनके जेंट्स गर्ल्स हॉस्टल में मेल अलाउड नहीं है, लेकिन आप जब उस हॉस्टल में एंटर किया तो किसी ने तो एंट्री दी होगी ना आपको? बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूँ चेयरमैन साहब मेरे साथ थे, मैनेजमेंट मेरे साथ थी, वो लड़कियां जो पीड़ित थी वो मेरे साथ थी और मेरे पे पता क्या केस लगाया गया। हाँ। मेरे पे ये एक्शन लिया गया कि भाई देसी पत्रकार कर्मू ने लड़कियों के हॉस्टल को लात मार करके दरवाज़ा तोड़ा और लड़कियां अंदर प्राइवेट अवस्था में थी, जबकि पूरी की पूरी लड़कियां मेरे लिए सड़क पे उतर गई। फिर अभी पूरा केस क्या था वो? अभी वो मामला ये था भाई अंदर चल रही थी गड़बड़े। अच्छा। खाने को लेकर के, फैसिलिटी को लेकर के, बिहेवियर को लेकर के। अच्छा। उन लड़कियों ने इंतज़ार किया, पिछला बैच गया जो उनका, वो जाती जाती रोती रोती बोल के चली गई भाई यहाँ क्या फंस गई, यहाँ तो ये होता है वो होता है। लेकिन जब कहते ना जब बीतते, पहले जब बीत जाती तब पता चला, जिस पे बीतते वो जाने, वो जानता है। तब उन बेटियों को पता चला, उन बहनों को पता चला। फिर जैसे जैसे कहते ना कोई फिर उनमें एक ऐसे क्रांतिकारी विचारों वाला तो कोई लड़की मिलेगी भाई जिसको इस तरह की भावना होगी भाई अन्याय ना करो ना सहो। उन्होंने संपर्क किया मेरे से पूरे, फिर मैं सबूत के साथ ही रखता हूँ बातें। अच्छा। मेरे पास सबूत आई, मैं तो शौक था, मैं खुद हैरान था वही खाने में मच्छर मक्खी कीड़े। अच्छा। 4th क्लास खाना दिया जा रहा है, बिहेवियर उनके साथ बड़ा गाली गलौज का। फिर उसके बाद
अनावश्यक रूप से फीस बढ़ाना, और छात्रों का एक अधिकार है आर्टिकल 19 के तहत, आर्टिकल 19 है शायद, उसके तहत छात्र अपनी बात रख सकते हैं। तो उसी के तहत उन्होंने फिर प्रोटेस्ट कर दिया, तो उस प्रोटेस्ट को कवर करना था मैंने, तो उसी में मेरे पर आरोप लगा दिया था। और जज साहब ने सीधा जाते ही पूछ लिया पुलिस से। अच्छा। जैसे मेरे को सुबह 6:30 और 7 बजे के बीच में सुबह सीआईए, बिना जो नारनौल सीआईए थी, बिना किसी नोटिस के मेरे को उठा लिया जाता है और जाकर के पेश कर देते हैं। अब तैयारी तो कॉलेज वालों की ये थी भी इसको अंदर भेजेंगे, लंबा जाए अंदर। अच्छा। और इसको पता चले भी पंगा लेने का क्या नतीजा होता है, अंजाम क्या होता है। अच्छा। लेकिन मैं माननीय न्यायालय पे मेरा भरोसा था, है और रहेगा। तो जैसे जज साहब तक बात जाती है, जज साहब से मैंने हाथ जोड़ के प्रार्थना कर दी पहले ही, आर्गुमेंट शुरू होने से पहले। मैं जज साहब मेरी एक रिक्वेस्ट है। तो जज साहब बोले बोलो। मैं यदि मैं इस मामले में दोषी मिलता हूँ, मुझे छोटी सजा नहीं चाहिए, मुझे फांसी देना। मैंने फांसी मांगी तो जज साहब भी एकदम शॉक्ड हो गए, भी ये क्या कह रहा है। तो उन्होंने सीधा आईओ से बोला, लाओ जी सबूत। इसने लात मार के दरवाजा तोड़ा और लड़कियां अंदर प्राइवेट अवस्था में थी, क्योंकि लड़कियों के हॉस्टल में तो कैमरे लगे होते हैं जगह जगह, आवाज के भी और हाँ वीडियो के भी। तो लाओ सबूत। तो आईओ मैडम कहती हैं, बोला जी सबूत तो उन्होंने दिए नहीं। तो बोला 3 दिन हो गए मुकदमा दर्ज हुए, 3 दिन में आप सबूत नहीं जुटा पाए और इसको मेरे सामने पेश कर दिया। हालांकि शर्म है थोड़ी बहुत तुम्हारे को। तो जज साहब ने लताड़ लगाई। ऐसा ही भिवानी वाले मैटर में हुआ था। अच्छा, अभी आप ये बताओ कि भिवानी वाला मैटर क्या था? भिवानी वाला वो लड़की जो मनीषा थी बिटिया, आज भी सस्पेक्टेड है, हालांकि सीबीआई के उसमें क्या थी, कौन थी वो एक लड़की इधर ये भिवानी के अंदर ही एक गांव है, उस गांव की वो बेटी थी। और उस बेटी का सपना था मेडिकल ऑफिसर बनने का। अच्छा। मेडिकल ऑफिसर बनना चाहती थी। तो वो अपने पापा से कह के चली जाती है, भी पापा पहले मैं कॉलेज में एडमिशन। कितने साल की थी वो 19 साल की। अच्छा। और वो प्राइवेट टीचिंग में भी काम करती थी। अच्छा। तो जैसे वो घर से निकलती है, उसके बाद वो 2 दिन के बाद उसकी डेड बॉडी मिलती है। 11 अगस्त को जाती है, 13 को डेड बॉडी मिलती है। तो घर वालों ने कंप्लेंट डलवाई रखी थी शाम को ही, उसी दिन 11 तारीख को ही। तो फिर डेड बॉडी मिलती है, फिर परिवार पोस्टमार्टम कराता है। तो सस्पेंस, क्योंकि देखो जब कहीं गड़बड़ होती है तो कहते धुआं वहीं निकलता जहाँ आग होती है। तो परिवार को सस्पेंस हुआ, मतलब डाउट हुआ भाई ये किसी ने इसके साथ गलत करके कुछ। अच्छा। और मर्डर किया है। पहले तो पुलिस की भी जांच में यही चीजें आती हैं। अच्छा। भाई इसके साथ कुछ गलत किया हुआ, फिर मर्डर कर दिया हुआ। पहले रेप हाँ, और उसके बाद मर्डर, रेप एंड मर्डर। अच्छा। तो इस बात पे थी। तो फिर धीरे धीरे टाइम बीता और फिर कहीं ना कहीं मामले में मोड़ आता चला गया और लास्ट में पुलिस का पॉइंट आ गया सुसाइड। और फिर परिवार वाले संतुष्ट नहीं। मेरे लिए तो एक माइक तो प्रशासन पे जाएगा, अभी प्रशासन बोलेगा कि भाई ये सुसाइड है, एक माइक घर पे भी तो जाएगा। फिर नहीं तो हमारे पे आरोप लगेगा भी ये तो बाइस है, तरफ का दिखाया, एक ही तरफ का। और मैं हमेशा कहता हूँ तारा जी, ना मैं पक्ष ना विपक्ष, मैं निष्पक्ष हूँ। तो मेरा फर्ज था प्रशासन की भी बात रखी और उनकी भी। तो ये गुनाह है कोई नहीं। तो वो उसकी मेरे को जेल की हवा खानी पड़ी। तो वो क्या कारण, क्या वो मेरे पे साइबर टेररिज्म लगा दिया था भाई, आपने यहाँ भीड़ इकट्ठी करी, भ्रांति फैलाई और आपने लोगों के अंदर दहशत फैलाई भाई मनीषा के साथ ये हुआ वो हुआ, जबकि वो बयान तो उनके परिवार वालों के थे। बिल्कुल। और तो क्या ऐसा था उस पूरे के पूरे देखो इसमें इस मामले में प्रतिष्ठावान कोई था उसको दबाने की, देखो हो सकता है मे भी, लेकिन अभी इस मामले में हम इसलिए नहीं बोलना चाहेंगे तारा जी, क्योंकि ये सीबीआई की उसमें पाले में बोला है। हाँ, अभी सीबीआई ने रिपोर्ट सौंपी नहीं है। अच्छा। हम तो कहते हैं सीबीआई निष्पक्ष जांच करेगी, ये अपील कर रहे हैं हम तो। कर्मू जी, आपको एक इनिशिएटिव जाता है कोविड के टाइम में, आपने मास्क को हटाने का एक वो हुआ था, वो दर्शकों के साथ शेयर करिए आप। वो एक्चुअली में क्या था तारा जी, मेरे एक साथी हैं देवेंद्र बलारा, उनकी काफ़ी वीडियोज भी आती हैं। हाँ। जो कि ज़्यादातर बोलते हैं हॉट टॉपिक पे। अच्छा। देश से जुड़े हुए टॉपिक होते हैं, कई इस तरह के टॉपिक पे वो बोलते हैं। और वो मेरे जेल के साथी भी हैं, हम इकट्ठे ही जेल गए थे। अच्छा। तो वो राजीव दीक्षित से जुड़े हुए हैं। अच्छा। राजीव भाई दीक्षित से। तो उनका मिशन था भी अखंड भारत का, तो इस तरह का ड्रीम है। तो जैसे ही उन्होंने मेरे को एक बार पहले मेरे किसी साथी ने बताया, बोला जी देवेंद्र बलारा जी की बात सुनो, इनकी बातों में दम है, आप बोला ऑटो पे उठाते हो, इनकी बात सुनो। मैंने फिर उन्होंने वीडियो भेजी, मैं बड़ा वो हुआ, तो मैं उनके पास चंडीगढ़ चला जाता हूँ। अच्छा।
अब उनका चेहरा ऐसा, जैसे वीडियो दिखाएं तो डिटेक्ट होते वीडियो डिलीट हो जाती है, वो सस्पेक्टेड चेहरा है, क्योंकि उनके ऊपर काफ़ी नज़रें हैं, सीआईडी की भी, सरकार की भी, इंटरनेशनल उसकी भी। वो ऐसी नज़रों में है भी, ये कोई भी चीज़ लाता है फैक्ट के साथ रखता है, फिर उससे बगावत शुरू हो सकती है। तो इसलिए उसके चेहरे पे वो मैंने क्या किया, जैसे हम यहाँ पॉडकास्ट कर रहे हैं, तो मैंने क्या किया, आप मेरी तरफ मुँह कर रहे हैं, मैं आपकी तरफ, मैंने उनका उधर कर दिया, मेरा उधर कर दिया, तो हमने चेहरे पे उसका चेहरा दिखाया ही नहीं। और हम एक दूसरे पीठ मिला के बैठ गए। पीठ मिलाने का मतलब हमारे ये कॉर्नर दिखे पीठ का, चेहरा नहीं दिख रहा था किसी का भी। तो मैंने एक टैगलाइन बोली, नाम को नहीं बताऊं, काम को नहीं बताऊं, शकल को नहीं दिखाऊं, मुद्दा होता बंदे का नाम सिर्फ डॉट डॉट है। नाम को नहीं बताऊं, काम को नहीं बताऊं, गाम को नहीं बताऊं, शकल को नहीं दिखाऊं, क्योंकि मुद्दा होता बंदे का नाम सिर्फ डॉट डॉट है। उसका नाम ही मैंने डॉट डॉट रख दिया। आज उनको डॉक्टर देवेंद्र बुलारा नहीं कहता कोई, डॉक्टर डॉट डॉट कहते हैं। तो मैंने नाम से भी दिक्कत थी, नाम में भी कभी वॉयलेंस आ जाए, तो फिर उन्होंने कर दिया वो। अब वो वीडियो हुई थी, वो बहुत ज्यादा वायरल होगी। 1 घंटे में मेरे ख्याल से वो उसमें टॉपिक क्या लिया था आपने? वो टॉपिक नेशनल इंटरनेशनल मुद्दे थे भाई। बिग फार्मा एक साजिश रच रहा है, फॉर्चून 500 लोग हैं, रोथस्चाइल्ड जैसे लोग हैं, और बिल गेट्स जैसे लोग हैं, एलन मस्क जैसे लोग हैं, जो रिचेस्ट लॉबी है, वो मिलकर के एक अपनी सपनों की दुनिया बनाना चाह रही है। और उस सपनों की दुनिया में कल्प वृक्ष होता था, जैसे कहानियां सुनते थे, कल्प वृक्ष के नीचे बैठ गए, आप कल्पना करो भाई, मुझे तो मेरा सोने का सिंहासन हो जाए, सोने का सिंहासन, मेरे सामने स्विमिंग पूल हो लेकिन वो सोने का हो, उसमें जो पानी हो वो गोल्डन पानी हो। तो इस तरह की एक ऐसी अलग दुनिया है, जो फॉर्चून 500 लोग हैं, जो वर्ल्ड रिचेस्ट मैन है, वो 500 लोग चाहते हैं भी पूरी की पूरी। ये रिसर्च थी कोई उनके? हाँ, रिसर्च है। वो कहते हैं भाई पूरे वर्ल्ड पे वो राज करना चाह रहे हैं कि जैसे वो चलाएं वैसे चले। बस हमारे हिसाब से अमेरिका चले, हमारे हिसाब से बाहर चले, हमारे हिसाब से सारे चले। तो मतलब ऐसा नहीं है वो यदि यूएसए से कोई जुड़ा हो तो वो यूएसए के ही थे। उनका मकसद ये है हम 500 लोग वर्ल्ड पे, हाँ, वर्ल्ड हमारी मुट्ठी में हो, हमारे तरीके से चले। और एक वो दुनिया उसकी स्पेस में बसाना चाह रहे हैं, स्पेस सेटल में। वो उनकी ऐसी दुनिया होगी जहाँ धरती पे तो भूकंप होगा, प्रलय होगी और खंड खंड हो जाएगा, लेकिन वो ऊपर बैठे देखेंगे। मतलब कहने का मतलब है वो अपने आप को प्रभु से ऊपर मान के चल बस रहे हैं। वो कहते भी हमारे पास पावर है, पैसा है, और कोई भी चीज होगी मतलब हमारे लिए हमारे कंट्रोल में होगा। हाँ, कंट्रोल में होगा, और हम और आप कीड़े मकोड़े हैं उनके लिए। तो वो वाली चीजें वो कहते रहते हैं आमतौर पे। तो उन्होंने, और ये चीजें आप देखो, कहते हैं भी धुआं में निकलता जहाँ आग होती, तो कुछ थी बातें। तो अब वही चीज निकल के भी आ गई। स्पेस सेटल बन चुका है, ऊपर एक दुनिया बस चुकी है, वहाँ एक ऐसा सेटल हो गया है ऊपर स्पेस में, लोग रहेंगे। लोग क्या, वही अपनी दुनिया वाले लोग जो चाहते हैं, हाँ, जो कल्पना की जिंदगी को साकार करना चाहते हैं। जैसे भाई हमारे पास धोड़ा हाथी होना चाहिए, सफेद हाथी पे हम बैठे हैं, इस तरह की कल्पनाएं जो आजकल हॉलीवुड तो दिखाई देता है फिल्मों को। बिल्कुल। तो हॉलीवुड टाइप की सोच उनकी ऑलरेडी लिटरली रियलिटी में है। लेकिन आम बंदों को तो पता ही नहीं बेचारे को बिल गेट्स कौन है, फॉर्चून 500 कौन है, रोथस्चाइल्ड कौन है, एलन मस्क कौन है, पता ही नहीं। वो तो रातों रात अपनी जब कहते हैं ना ट्रेन चल रही थी आसमान में, और वो था सैटेलाइट का एक्सपेरिमेंट। आपने देखा हो कभी कभी, आप किसी से शेक हैंड करोगे तो एकदम से वो लगता है, करंट लगता है ना। आपको पता नहीं 5G रेडिएशन फैल चुकी है। तो वो चीजें हो रही हैं। अब ह्यूमन के लिए तो खतरा है ना, वो मानवता के लिए तो खतरा है। लेकिन सरकार भी तो चुप बैठी है। फिर सरकार तो मुट्ठी में उनके कर लो दुनिया मुट्ठी में, वही वाला हाल है। लेकिन मैं हमेशा से मुझे ये जानती हूँ कि प्रभु से ऊपर कोई नहीं है। वो उनके पास भी तब तक की शक्ति है जब तक प्रभु चाहते हैं। जिस दिन प्रभु खत्म करना चाहते हैं, कुछ नहीं पता चलता। वो कई दिन में करेंगे, ये फॉर्चून वो सेकंड में करेगा। भगवान की जो लाठी होती है ना, उसमें आवाज नहीं होती। और इन्होंने फिर जैसे हमने वो वीडियो की जी, तारा जी, वो वीडियो करके हम जैसे ही इंटरव्यू खत्म किया तो एक फोन आ जाता है, एक एयरटेल से कोई वो थी वहाँ रिसेप्शन पे लड़की, वो कहने लगी, बोले भैया मैं आपकी वीडियो देखती हूँ, और बोले यहाँ पे मेरे साथ ज़बरदस्ती मेरा चालान काटने के लिए आए हुए हैं। तो मैं और डॉक्टर डॉट डॉट हम निकल पड़ते हैं चंडीगढ़ सेक्टर 37 की मार्केट में। तो वहाँ हम वो अधिकारी, बड़े लेवल के अधिकारी आए हुए थे, कहने लगे भाई आप लोग मास्क लगाओ भाई। माँ जी मैं बोला हाँ जानते हैं, देसी पत्रकार कर्मू होगा तू, पगड़ी बांध रखी थी। बोला जानते हैं,
माँ जी जानते हो तो माँ एक छिक्का जो मूछों का आकार बदल दे, माँ ये तो सारी दाढ़ी मूछ खराब कर दी, माँ ये तो चलो मजाक की बात है। बट आप लोग डॉक्टरों को कैसे, अब डॉक्टर या तो इतने दिन से हमारा बेवकूफ़ बना रहे थे, या फिर आज हमारा बेवकूफ़ बना रहे हैं। कहते थे डॉक्टर लोग भी ये कहते थे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकाल लो, ऑक्सीजन लो। आप ये लगवा के क्या कह रहे हो भाई, कार्बन डाइऑक्साइड निकालो मत, उल्टी ले जाओ। तो हमारे को तो आपने फेफड़े खराब कर दिया हमारे। तो ये सवाल तो है, लाजमी बुनियादी सवाल है ये। तो ये सवाल मैंने भी कर लिया वहाँ अधिकारियों से, बोला आप ऐसे कैसे बात कर रहे हो, अधिकारी हैं, फलाना है, धकड़ा है। माँ जी ठीक को ठीक और गलत को गलत, बिना रुके बिना चुके बोल दिया मैंने। तो करते कराते बात आ गई तू थोड़ा पे, अधिकारियों को ये हो गया भाई ये तो वीडियो भी चला रहे हैं, कैमरा भी चल रहा है और ज़्यादा बात सारे के सारे हैं। तो उन्होंने ये लगा दिया सरकारी काम में बात, महामारी के खिलाफ चल रहे हो और सरकारी काम में मतलब उसमें लोगों तक भ्रांति फैला रहे हो। और आप आज देख लो ICMR क्या कह रहा है, उस टाइम भी कह रहा था ICMR, WHO और एम्स, डॉक्टर गुलेरिया, अपनी हेल्थ मिनिस्ट्री ये कहती थी जिसको सिम्टम हो वो मास्क लगाए, लेकिन वो छोटे छोटे अक्षरों में लिखा होता था। ये भी लिखा होता था हेल्थ मिनिस्ट्री की गाइडलाइन में, बिल्कुल छोटे छोटे अक्षरों में, जैसे बीमा होता ना, हाँ, इंश्योरेंस, लास्ट में एक छोटी सी लाइन होती है TNC, नियम व शर्तें लागू, नियम व शर्तें लागू। ऐसे ही यदि कोई वीडियो आती है इस तरह की तो उसमें लास्ट में फास्ट तरीके से बीमा वाला बोलता है, फास्ट तरीके से, ये जोखिम हो सकता है, इसमें आपकी अपनी जिम्मेवारी या ट्रिप ने समान का स्वयं जिम्मेवार होगा। तो वो वाली चीज होती है। वैसे ही ये कोरोना महिला है, तो ये थोड़ा डिस्ट्रीब्यूटेड आपका मतलब ये कंट्रोवर्शियल है ये पॉइंट, लेकिन मैं खुल के बोल रहा हूँ आपके पॉडकास्ट पे। तो ऐसे ही इसमें भी था, लिखा हुआ था किसी को जिंदगी में एक बार भी बुखार आया हो तो वैक्सीन मत लगवाना। आपको बताया था किसी ने? नहीं। तो ये तो अपनी हेल्थ मिनिस्ट्री में लिखा हुआ था, ICMR ने लिखा हुआ था, और ये भी लिखा था मास्क की शॉर्टेज है, केवल वो लोग है जिसको शॉर्टेज है। आम तक तो लोगों तक तो ये बात पहुंची नहीं। और ये बात बताई थी भाई यदि आप पंजाब में जाओगे तो पंजाबी में बताना है, हरियाणा में जाओगे तो ताई तेरा यू कोरोना का टिक्का लावा, यू इलाज को नहीं, यू तो बोले वो है क्या बोले आ रहे हैं एक्सपेरिमेंट है। और एक्सपेरिमेंट किस पे होता है? ह्यूमन पे नहीं होता, कुत्ते बिल्ली पे होता है। तो हम तो सारे के सारे वही थे फिर। तो हम तो कुत्ते बिल्ली थे। तो हमारे पे एक्सपेरिमेंट क्यों किया गया? वैक्सीनेशन नॉट ए ट्रीटमेंट, वैक्सीनेशन ट्रायल था, और ट्रायल ह्यूमन पे करना मानवता का के लिए खतरा है। तो फिर इतने लोग चुप क्यों रहे उस समय? तो अब देखो 40-40 साल के लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है, 32-32 साल की एज में खड़े खड़े पड़ रहे हैं लोग। आज साइड इफेक्ट सामने है सबके, देख रहे हैं लोग। तो ये चीजें हैं। इससे तो सरकार ना ही लगवाती वैक्सीन। मैं तो कह रहा हूँ फिर ये दबाव होता है, इंटरनेशनल प्रेशर है ये। तो सब कुछ मतलब आपका कहना है कि सरकार पपेट बन गई हुई है? हाँ, ये एक वो नहीं की है सरकार, उन्हीं की है, पैसा जिसपे उसी की सरकार होती है। एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है, वो भी आने वाला है, वो भविष्य गर्भ में है। लेकिन इसलिए कह सकता हूँ वो इसलिए आएगा क्योंकि ये चीज़ें जब झूठी साबित होगी, कोरोना झूठा साबित हो गया, झूठा था क्योंकि कोरोना नाम की चीज़ थी नहीं कोई। आपने देखा कि कोरोना जितने सिम्टम तो आ जाते हैं। हाँ बिल्कुल, होता ही है। ये एक नेचुरल प्रोसेस थी, उसी को एक नाम दिया गया, बस नाम बड़ा करा गया उसको। और ये बिग फार्मा की पॉलिटिक्स इसमें थी, डिप्लोमेसी ये थी भाई दुनिया को ये एहसास कराना आज भी हम हैं, यानी कि एलोपैथी इज द बेस्ट, IM इज द बेस्ट। और उसमें इतना फोबिया क्रिएट कर दिया कि लोग दिमाग से मरे हैं एक्चुअल में। दिमाग से। आपको पता जब छोटे बच्चे को जब वो दूध पिलाने के बाद माँ जब दूध पिलाती थी वो सोता नहीं था तो क्या कहती थी? सो जा, आहुआ आ जाएगा। तो ये हाउ दिखा दिया ना, आहुआ दिखा दिया। तो ये चीज़ थी। कर मुझे जब किसान आंदोलन हुआ था तो बब्बू मान ने आपको इंटरव्यू दिया था, वो क्या था? ये बात आपको कैसे पता चली? हमने भी रिसर्च किया। हरियाणवी और हिंदी मिक्स कर दूं? हाँ, आपको कैसे बेरा पाटा? ऐसा नहीं, अगर पॉडकास्ट में बैठे हैं तो कुछ तो रिसर्च की होगी, बताइए। एक्चुअली में क्या था, किसान आंदोलन जब चल रहा था तो मैं पहला पत्रकार था हरियाणा से जिसको मुख्य मंच पे मैं बोला था। अच्छा। और वो स्पीच मेरी थोड़ी सरकारों की नज़रों में विवादित थी, लेकिन कॉमन देखें तो किसानों के लिए थी वो। अच्छा। तो मैंने बोल दिया था वहाँ मंच पे, मैं एक पत्रकार के लिए, पत्रकार के रूप में नहीं बोल रहा, मैं एक किसान का बेटा होने के रूप में बोल रहा हूँ। तो मेरी माँ ने भी किसानी की है, खेती की है, मेरे दादा ने, मेरे चाचा ने, मेरे पिताजी ने भी थोड़ी की, लेकिन मेरे पिताजी टीचिंग लाइन में थे। तो मैंने वहाँ बोला, तो जो एक ट्रॉली थी उस ट्रॉली में LED लगी होती थी, और जितने भी किसान आंदोलन को सेलिब्रिटीज सपोर्ट करने आते थे, VVIP जाते थे, उन ट्रॉली के अंदर ले जाके उनको बैठा देते थे ताकि उसका जब नंबर आए तब उनको बाहर लेके आते थे। तो ऐसे ही हुआ मेरे को, जब मंच पे मैं बोल के निकला तो मेरे को वो बोले ट्रॉली में बैठो जी, इतना
अंदर बब्बू मान साहब मेरी वीडियो मेरा स्पीच सुन रहे थे, उन्होंने जाते जफ्फी भर ली, वो यार तू तो यार तने तो बोला साडा भरा तू गजब की यार ए हौसले नाल बोला तुसी गजब कर दिता भरावा। तो बोला करमू मेरे साडा इंट्रो कर, मतलब इस तरह की मतलब एक वो भाव थे, मतलब उन्होंने एक ये कहा भी बड़े 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 प्लेटफॉर्म को मैंने इंट्रो दिया लेकिन तू कर। अच्छा, बोला तेरी मैंने वो बोला बहुत गजब। अच्छा, तो मैंने उस टाइम इनका इंट्रो किया था। अच्छा, हाँ बाबू मान जी का। ठीक ठीक। अच्छा, एक सिद्धू मूसेवाले जी से कनेक्टेड भी आपका कुछ है, वो बताइए जरा। वो एक्चुअली में क्या था, जब एक बाल पवाना गांव है हरियाणा में आसंद में, तो उस गांव में एक लड़का टावर पे चढ़ा हुआ था जी, मरने के लिए। हाँ सुसाइड के लिए। अच्छा। क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत गलत चीज़ है ना, किसी को थप्पड़ मार दो, डंडे मार दो और किसी को लात गुस्से से मार दो, उससे बड़ी जो चोट होती है वो उसके स्वाभिमान पे होती है। बिल्कुल। और उसके जो सामाजिक जो उसका आनंद होता है ना, जिसको कहते हैं भी समाज की नज़रों में गिराना, बिल्कुल। वो एक बेचारा एक वहाँ से लड़का है, काला नाम का, काला नाम है उसका, और वो लड़का बचपन में उसके साथ कोई घटना घट जाती है। अच्छा। बर्न हो जाता है उसका चेहरा। अच्छा। चेहरा जल के उसका थोड़ा क्रूप सा हो जाता है। अच्छा। और ऐसे कान अंदर गए हुए और शेप बिगड़ जाती है। जैसे एसिडिक अटैक में हो जाता है ना लड़कियों का, हाँ, लड़कियों का हाल जो फेस, हाँ, हाँ। तो इस तरह का हो गया हूँ। तो गांव में उसको पनौती बना दिया लोगों ने, पनौती है, काला है, कलुट्टा है, बूढ़ी शक्ल का है, हाँ तिरस्कार। हाँ। उसको टोंट मारे गए, ताने फपतियां कसी गई उसके ऊपर। अच्छा। तो उससे आहत हो गए, तंग हो गए, बेचारा टावर पे चढ़ जाता है। टावर पे चढ़ के उसने एक बेल खरीदता है नीचे से, वो टावर के एंगल को और पैर को अंदर बेल बांध के, और वो चाबी नीचे तालाब में फेंक देता है, भाई कोई मेरे को उतारने भी आए तो मैं उतर ना पाऊँ। अच्छा। बस वहीं मारना था उसको, सुसाइड के लिए चला जाता है वो। तो उसको एडमिनिस्ट्रेशन को पता चलता है भाई ऐसे ऐसे, तो हाथ पैर फूल के प्रशासन के सब जाते हैं, SDM DC SP सब जाते हैं। तो किसी से कहने से नहीं उतरा वो। अच्छा। किसी ने नीचे 4-5 हज़ार की पब्लिक खड़ी, अच्छा। बहुत लोग खड़े हो गए, तो उन्होंने आवाज़ लगाई भाई कि हम देसी पत्रकार करमू को बुला दें। हाँ, तो तब तक वो किसी को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था, लेकिन जैसे ही मेरा नाम लिया ना तो उन्होंने टावर से ऐसे हाथ हिलाया ऐसे। अच्छा। इट मीन्स वो कहता भी चाहता था हाँ भेज बुलाओ। दो। अच्छा। तो मेरे तक फ़ोन आता है, बोला भाई तेरे हाथ में की ज़िंदगी है। मैं कैसे? बोला नूर नू बात है। मैं चलो मैं आ जाता हूँ। मैं चला जी अपने घर से, मैं निकल गया। तो वो एक बोपू सा था, उसमें मैंने बोलना शुरू किया। मैंने थोड़ा माहौल बनाने के लिए कहा, मारा काले तने किसे करे चाले तने टों तेरा घर आले, मारा काले तने किसे करे चाले तने टों तेरे घर आले, मत तले पड़ जा, आजा थोड़ा नीचा। तो उसको आवाज़ तो मैंने पहुँचानी थी क्योंकि ऊपर था, बोपू में बोलना पड़ा मैं। तो वो ऊपर से फिर ऐसे कर देता, क्या जो बोला ऊपर आ। अच्छा। अब मेरे दिमाग में हलचल मच गई, खलबली मच गई, सारी पब्लिक ने रुका मार दिया, बोला करमू 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 जिंदाबाद। आपको फोबिया है उससे? हाँ, एक्चुअली में क्या था, जब एक तरफ तो मेरे सामने दो स्थिति थी, एक तरफ पब्लिक ये देख रही भी करमू पत्रकार की वजह से ने हाथ लाया और ये ऊपर भी बुला लिया और करमू पत्रकार इसकी जिंदगी बचाओगा। एक तरफ मैंने सबका मान सम्मान रखना, एक तरफ मेरे को हाइट का फोबिया, 250 फुट ऊपर जाना, मैं 2 मंजिला इमारत से नीचे देखूं तो मेरे को चक्कर आ जाता है, मतलब एक है फोबिया। अब धर्म संकट था मेरे सामने, लेकिन मैंने उसमें से चूज क्या किया, मैंने अपनी ज़िंदगी को, अपनी जान को हथेली पे रखते हुए, अपनी जान की परवाह न करते हुए मैंने उसको बचाने वाला रास्ता चूज किया। फोबिया को मैंने एक तरफ रख दिया, ये सोच के फोबिया के देखे मैं उस पर टावर पे चढ़ा, टावर पे चढ़ के उसको उतार के लेके आया। और जब चढ़ने से पहले मैंने जब वो सीढ़ियाँ पकड़ी टावर की, तो आंखें बंद की थी मैंने और भगवान से प्रार्थना की थी, हे परमपिता परमात्मा, मैं एक अच्छा काम करने जा रहा हूँ, मुझे ताकत देना, मुझे शक्ति देना। बस वो शक्ति आ गई। अच्छा, फिर इसमें क्या था, सिद्धू मूसेवाले से कनेक्टेड क्या था? हाँ, वो कनेक्टेड ऐसे था जैसे वो पार्ट 1 में तो मैंने ये बोला था कि भी मैं टावर पे चढ़ूंगा, अच्छा, बचाऊंगा। जो पार्ट 1 था वो सिद्धू मूसेवाला जी देख रहे थे अपने मोबाइल में। अच्छा, वीडियो देख रहे थे, लाइव था मेरा वो। अच्छा, वो वीडियो देख रहे। और ये बात मुझे क्यों पता चली, जब मैं उनके घर पे गया उनके साथ, जब ये उनका मर्डर कर दिया गया था, हत्या कर दी गई थी, उसके बाद मैं उनके घर पे गया था, उसकी फैमिली से मिला था। तो उसके कजन ने मेरे को बताया, बोला करमू वीरे, बोला सिद्धू पाजी तो थोड़ी बहुत वीडियो देखते सी। मैं कैसे भाई? बोला कि भाई वो कहते, बोला आप एक बार टावर पे चढ़े थे ना माँ,
वो लास्ट वीडियो सी सिद्धू पाजी की, सिद्धू मूसेवाला ने वो लास्ट वीडियो देखी थी और उसमें ये कह के गए थे कि भाई देखते ही बोला ए होंदी है पत्रकारिता हौसले वाली, जुनून वाली, जज्बे वाली। तो ये कह के गए। फिर बोला पार्ट 2 में गड्डी में बैठ के देखूंगा। तो गड्डी में जब वो निकले तो पार्ट 2 देखने के लिए उनका भगवान ने टाइम नहीं दिया। तो वो लास्ट वीडियो उन्होंने मेरे ही देखी थी, आपकी वीडियो देखी थी। और उन्होंने ये बकायदा उसके कजन ने बताई मेरे को, तो क्या पता था, देखो उनके कजन ने मेरे को बताया। साथ थे वो, हाँ, बोला साथ वीडियो देखते थे, आपकी पत्रकारिता की सराहना भी करते थे, बहुत बढ़िया। अगर कर्मू जी को आज पावर और सच्चाई में से किसी एक चीज को जी, जी। करना पड़े तो किसको प्रेफरेंस देंगे? सच्चाई के साथ अपने आप पावर आ जाती है ऑटोमोड पे, जब कहते हैं ना सत्यमेव जयते, सत्य के साथ। लेकिन आज थोड़ा इसके मायने बदल गए। मैंने सत्य को ताकत के बगैर हारते हुए देखा है। सच कह रहे हो। लेकिन सत्य के साथ यदि ताकत खड़ी हो जाए ना तो फिर सत्य कभी हारता नहीं। हाँ, सत्य बगैर ताकत दब सकता है, सत्य मरेगा फिर भी नहीं, सत्य मरेगा नहीं, सत्य दब सकता, सत्य मरता नहीं। आज का मीडिया आपके हिसाब से कैसे काम करता है? सच के लिए काम करता है या अपने हिसाब से सच्चाई को दिखाता है? देखो, आज के मीडिया के सामने दो तरह की चीजें चुनौतियां हैं। एक तरफ लोगों की उम्मीद पे खरा उतरना और एक तरफ सरकार की उम्मीद पे खरा उतरना, सत्ता पक्ष होती है। आपको लगता है कि पॉसिबल है दोनों चीजें? तो ये तो एक मैन में दो तलवार वाली बात है ना। हाँ, दो तलवार हो ही नहीं सकता। एक मान के चलो, आप यदि सरकार की उसमें बैठोगे तो पब्लिक से जाओगे, पब्लिक की उसमें जाओगे तो सरकार से जाओगे। तो मैं इसमें मेरा अपना थ्योरी है। मैं पत्रकार साथियों को भी ये एक मंत्र देना चाह रहा हूँ। फार्मूला है, सत्ता को घमंड है, सत्ता को एक गलतफहमी है, घमंड नहीं गलतफहमी कि भी एक जो सत्ता के गीत गाने वाला पत्रकार सत्ता का फायदा कर सकता है। अच्छा। बट ये सत्ता की बहुत बड़ी गलतफहमी है। सत्ता के गीत गाने वाला पत्रकार सत्ता का घंटा फायदा नहीं कर सकता, क्योंकि सबको पता है वो सत्ता का गोदी मीडिया है। एक सत्ता का एंटी पत्रकार है जो उसके खिलाफ बोलता है, और ये उस पत्रकार को या उस पत्रकार को तैयार करने वाले लोगों को घमंड है, इस बात का वहम है, ये वहम कि भी वो सत्ता का नुकसान कर सकता है, क्योंकि उस पर भी ठप्पा है। वो किसका गोदी मीडिया है? वो विपक्ष का है। वो भी एक गोदी मीडिया है, लेकिन वो पक्ष का नहीं, वो विपक्ष का गोदी है, एक पक्ष का गोदी है। दोनों क्या हो गए? गोदी मीडिया। सत्ता का परो, सत्ता का एंटी, दोनों गोदी मीडिया है। लेकिन एक निष्पक्ष पत्रकार जो होता है, जिसका दोनों से कोई लेना देना नहीं, कोई लेना देना नहीं, वो सत्ता का फायदा भी कर सकता है, सत्ता का नुकसान भी। लेकिन पब्लिक उसके साथ रहेगी, क्योंकि पब्लिक को पता है ये ठीक को ठीक और गलत को गलत कहता है। जब धारा 370 टूटी थी तो छाती ठोक के मैंने बोला था बहुत बढ़िया काम हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि जो निष्पक्ष होता है वो जो एप्रिसिएशन होगी उसको एप्रिशिएट करेगा। हाँ जी, वो किसी भी एक तरफ की तरफ से बात नहीं करता। ये सरकारों को, नेता ना कान के कच्चे होते हैं, इनको पता होना चाहिए सत्ता का मतलब। एक निष्पक्ष पत्रकार को के पीछे नहीं पड़ना चाहिए सरकार को। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि नेताओं का कान का कच्चा होना गलत कर जाता है कई बार? मान लो मेरे ऊपर जो एक्शन होते हैं, हाँ। कोई मेरी ही लेग पुलिंग वाला कोई पत्रकार हो, हाँ। या मेरे से कोई कटता हो, या जिसको लगता भाई, मतलब नजरिया सबका अलग अलग होता ना। मेरे प्रति 10 लोगों का नजरिया अलग अलग मिलेगा, बिल्कुल सबका एक सा नहीं होता, बिल्कुल। सबका अपना अपना नेचर है समझने का। किसी में हो सकता है समझदारी छोटी हो, हाँ। वो मेरे को गलत माने बैठा हो सकता है मेरे से दूर है, तो जब तक बैठा नहीं कहते सुनी। देखो, आंखों देखी चीज का एक अलग बात होती है, कानों सुनी बात में फर्क होता है। तो किसी ने मेरे पास आके बैठा नहीं, देखा नहीं, तो हो सकता है किसी ने कान में फूंक मार दी हो, उसने उसको कह दी, उसने उसको कह दी, उसने उसको। वो एक कहावत है, बोला चली 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 रुक्का पड़ गया, बोला गोली चली गोली चली। बाद में सीबीआई जांच होती है, भाई क्या चला था? बोला भैया किसी खोटी चवनी चल रही थी और उसका बन गया क्या? गोली चली गोली चली। तो ऐसे ही मेरे प्रति यदि किसी नेता को, ये तो नेताओं की ऑब्जर्वेशन पावर होनी चाहिए, उनकी सूझबूझ, उनका विवेक होना चाहिए, उनको पता होना चाहिए भी कौन किस एंगल से बात कर रहा है, क्या ठीक क्या गलत। तो उनको कान का कच्चा नहीं होना चाहिए। हो सकता है मेरे प्रति किसी ने भर दिया हो, किसी नेता को गलत बातें दिखा के, और जब तक आपने बढ़ता ही नहीं और आपने उसके ऊपर एक्शन ले लेते हैं, तो ये चीज़ होती है। आपको कर मुझे ऐसा लगता है कि जो शब्द बोले जाते हैं, जो बातें बोली जाती हैं, उनको जानबूझ के कंट्रोवर्शियल बना दिया जाता है। उतनी कंट्रोवर्सी होती नहीं है कई बार। जैसे मेरे ऊपर बात या फिर आम आम देखो पता है क्या जी,
सोशल मीडिया पे एक कंपटीशन चला हुआ है। सोशल मीडिया एक समुद्र है, इसमें छोटी मछली बड़ी मछली सारी सब है। बड़ी मछली छोटी मछली को खा रही हो, वो उसकी छोटी खा रही हो। तो ऐसे में क्या है, सबको पता है भी कंट्रोवर्सी करो या तो ज़्यादा व्यूअर विवाद आएंगे। बढ़ाओ तो टीआरपी मिलेगी। मेरे खिलाफ बहुत से लोग तो सिर्फ इसीलिए बोलते हैं कि उनको टीआरपी हाँ मिलेगी। हाँ, लेकिन मैंने एक थ्योरी बना के रखी, मैं कभी भी किसी का आज तक मैंने रिप्लाई नहीं दिया। मैंने अपनी थ्योरी बना के रखी है, मैं रिप्लाई देता ही नहीं। रिप्लाई तब देने की जरूरत है जब मैं गलत हूँ। मैं अपनी जगह सही हूँ, मेरी मानसिकता, मेरा अंतरात्मा, मेरी वाइब्स अंदर की वो मुझे कह रही है भाई तू ठीक है। क्योंकि परमात्मा के शास्त्रों में है बात, मनुष्य की आत्मा को पता होता है, अंतरात्मा से वाइब्स आ जाती हैं। सच यदि आप कुछ गलत करोगे तो अंदर से आएगी गलत है, गलत है। यदि आप ठीक करोगे तो आपका एक कॉन्फिडेंस आएगा भाई तू ठीक है। Exactly. तो हट जा लड़ जा, कोई दिक्कत नहीं है। कर्मू जी, अब तक जितना समय आपको पत्रकारिता में हो गया, कभी ऐसा लगा किसी सिचुएशन में कि नहीं रहने देते हैं, अच्छा छोड़ देते हैं? देखो, जब पब्लिक के बीच में बेखौफ होकर बोलना होता है तब तो मेरे अंदर पूरा एक जुनून रहता है भाई पब्लिक साथ दे ना दे, सत्ता के प्रो है सत्ता के एंटी है, कोई मेरे को फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि मैं ठीक को ठीक और गलत को गलत कहने में हिचकिचाता नहीं, ना कोई हेजिटेशन होती। लेकिन जब मेरे चारों तरफ ऐसा झुंड हो, ऐसे लोग हों जिनको बकायदा हिदायत दी गई है, इसको प्रेशराइज भी करना है, इसको टॉर्चर भी करना है, इसका मोरल डाउन करना है, प्रोपेगेंडा इसके साथ चलाना है, तब ये लगता है भी जब चारों तरफ भी मेरे ऐसे लोग हैं तो वहाँ ही आता है भी अब मेरे साथ कुछ गलत हो सकता है। जैसे कि भिवानी वाले मामले में हुआ था जब सीआईए ने मेरे को उठाया था। सीआईए का स्टाफ अच्छा था, इंचार्ज में गड़बड़ थी। अच्छा उसने मेरे को सामने मौत दिखाई थी। अच्छा, यहाँ गन पॉइंट रखना, यहाँ रखना, तो ये चीजें क्या चाहते थे वो आपसे? बस वो पीछे हो जाओ। उनके अंदर कई तरह की दुर्भावना थी। अच्छा, दो तीन दुर्भावना होती है आजकल, चाहे कास्टिज्म की बात हो या फिर चाहे सरकार की पोल पट्टी खोलने की बात हो या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ हो। हालांकि कास्टिज्म की मैं इसलिए नहीं मानता इसको क्योंकि उसी कास्ट से कुछ और भी थे स्टाफ में, वो तो मेरे अपनापन था उनमें, तो उन्होंने तो नहीं किया। लेकिन कहता हूँ मैं, हर जाति बुरी नहीं होती, हर जाति में अच्छे और बुरे होते हैं। जाति में रहने वाले कुछ % लोग भिंडी के बीच होते हैं। हाँ, जिनकी नेगेटिव सोच होती है, जिनकी खोपड़ी उल्टा सोचती है, जिनकी सिर्फ एक जातिवाद का कीड़ा होता है। हाँ। कुछ %, सब नहीं होते। हाँ, कुछ %, उन्हीं में से होगा शायद वो। और उसके अंदर इस तरह की भावना। फिर दूसरी भावना ये थी कि भाई मतलब रड़क कार्ड इस पे मतलब फंस रहे हैं, चारों तरफ 9-9, 10-10 फुट की दीवारें हैं, कोई भागना भी चाहे तो भाग भी नहीं सकता। और अंदर जाति तो देखो, मैं तो खुल के हमने बोला भी था, मैंने जैसे मैं जमानत पे आया था तो मैंने बोली भी थी ये बात भाई, एक व्यक्ति का नेचर खराब था, बाकी सब ठीक था अंदर। उस व्यक्ति की भाषा मर्यादित नहीं थी, उसके अंदर खोट था, उसके अंदर उसकी इंटेंशन भी गलत थी और कई तरह की दुर्भावना थी उसमें। जब आप द्वेषी था वो। जब आप उससे बरी हो गए तो आमना सामना हुआ उससे? बस वो चीज़ें जब सरकार तक गई, मेरा कसूर नहीं दिखा तो सरकार ने एक्शन भी लिया। फिर उसको शायद पुलिस लाइन में कर दिया। कहाँ तो वो सीआईए इंचार्ज था, अब पुलिस लाइन में हो। तो कर्मों की सजा तो वैसे ही मिल गई थी। मैं तो कहता हूँ सबसे कर्मों की सजा लगाओ, कर्मों की सजा लगाओ। तो सबसे बड़ी सजा तो वही आप वाली बात है तारा जी, भगवान देता है। भगवान अपने आप न्याय देता है, परमात्मा न्यायकारी है। बिल्कुल। कर्मू जी, जब ऐसी सिचुएशन कभी सामने आती है, जब आपको लगता है कि सब कुछ अगेंस्ट जा रहा है, अकेला खड़ा हूँ, तो कैसे संभालते हैं अपने आप को? मैंने कभी अपने आप को अकेला माना ही नहीं। जब भी मैं अकेला आता हूँ तो मुझे ये पता मेरे साथ परमात्मा है। मतलब सबसे बड़ा पिताओं का पिता, माँओं की माँ, यारों का यार, दोस्तों का दोस्त, भगवान, परम पिता परमेश्वर। किसको मानते हो आप? देखो, वैसे तो अपने अपने धर्म के हिसाब से कोई किसी को, हाँ, सच बात। लेकिन सबका मालिक एक है। सर्वज्ञ सर्वव्यापक निराकार चेतन सत्ता ओम, ओमकार। हाँ, ओमकार। भोलेनाथ के फॉलोवर। हाँ, मैं महाकाल का भक्त। महाकाल के भक्त हो। देखिए कर्मू जी, जब भी लाइफ के अंदर दर्द और प्रेशर पड़ा तो टूटे या और मजबूत बने? ये चीज़ें मैंने एक मोटिवेटर को सुना था जिसने ये बात बोली थी कि भाई हम यदि ठोकर लगती है ना तो ठोकरों में रोकती नहीं, बढ़ाती आगे।
आपने देखा कभी ठोकर लगी तो आप एकदम स्पीड से जाओगे ना कि? जाओगे, है बिल्कुल ना? सच 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 सच, ये ठोकर- नजरिया है देखने का। हाँ नजरिया है ना। हम अब अपने पास ये मान लो ट्रांसपेरेंट कांच के गिलास में, कंच के गिलास में पानी है, आधा दिख रहा खाली आधा भरा, तो अपना नजरिए के ऊपर डिपेंड है हमारी कि आप क्या सोचते सोच, हैं। हमारी सोच पॉजिटिव है या नेगेटिव है। Negative है। पॉजिटिव सोच वाला तो उसको आधा भरा दिखाई देगा। हाँ, तो ठोकर हमेशा संघर्ष क्या है सिखाता है। कई बार मेरे को पूछते हैं लोग, भाई साहब क्या खाओगे? मैं धक्के खाएंगे। धक्के खाने से बड़ा कोई तजुर्बा नहीं है। सच बात धक्के खा खा के जो ग्रोथ मिलती है धक्कों से, वो एक बात होती है। एक्सपीरियंस से, अनुभव से बड़ा कोई वो नहीं होता। अच्छा कर, मुझे जितना आप बिल्कुल ग्राउंड लेवल के लोगों से जुड़े, गांव से जुड़े, तो आपने एक गांव के लोगों में और शहर के लोगों में सोच में क्या फ़र्क देखा? ग्रामीण लोग आज भी उनके अंदर एक ये देखो, अब तो थोड़ा सा कंपटीशन हो गया पैसा कमाने का सब में ये चीज़ आ चुकी है। गाँव में घुस गया ये वायरस। मान लो किसी का एक का बेटा अमेरिका चला गया, तो वो क्या करते हैं, डीजे चलवाते हैं, ढोल बजवाते हैं, मेरा बेटा अमेरिका गया अमेरिका। पूरे गांव में जो फिर दूसरे बच्चे होते हैं उनके अंदर भावना ही आ जाती है भी इसके लिए ढोल बजे तो मेरा बाप मेरे लिए भी ढोल बजवाए। गलत है बहुत। तो गलत है ये बात, ये गलत मानता हूँ मैं तो। मैं पहली बार सुन रही हूँ, बट ये अगर है तो गलत है। ये गलत है। इसकी वजह से क्या होता है, फिर माँ बाप पे अनावश्यक प्रेशर भी पड़ता है। वो पैसे किसी ब्याज से कर्ज से उठा करके लाता है और वो डोंकी मरवाता है बच्चे की, और वो कहीं ना कहीं वो डोंकरों का शिकार हो जाता है। पैसे दे करके बच्चे की वो बलि दे दी बच्चे की। तो ये चीज है कि पैसा भी दिया और साथ में बलि भी दे दिया। हाँ, बलि यानी बच्चे की बलि दे दी अपने की। तो इस चीज से, चक्कर से गाँव वालों को, ग्रामीणों को बचना चाहिए। अपना बेटा घर रखो, इससे अच्छा तो डोंकी वाला सा जितना पैसा वहाँ भेज के लगा रहे हो उतना रोजगार करवा दो, यहाँ लगा दो। एक नंबर से भेज दो, स्टडी पे भेज दो, वाया एक नंबर से टूरिस्ट पे भेज दो। लेकिन ये वाला जो डोंकी वाला स्टाइल है गलत है। दूसरा, हाँ, राष्ट्रवाद जो है वो गांव के लोगों में है। अच्छा। जब भारत और पाकिस्तान की जंग छिड़ जाए तो इतना शहर वाले टॉपिक नहीं चलाते, आपस में बात करते। अच्छा। भाई पाकिस्तान क्या कर रहा है, अब भारत ने क्या कर दिया। गांव में जगह जगह जो चौपाल, नुक्कड़ चौकड़ होती हैं, चौराहे होते हैं, गांव में जो बैठक होती है जिसको नोरा बोलते हैं, नोरा में बैठे जो लोग हैं उनके हर जुबान पे यही बात चलती पाओगी, आज अपने वाले ने क्या गोले गिरे पाकिस्तान में, अच्छा, कितनी मिसाइल ठोकी, घेरा। तो उससे पता चलता है गांव के लोगों में राष्ट्रवाद है, जज्बा ज्यादा है। और गांव के ही बच्चे फौज में देखो। इस बात को भी स्वीकार करना पड़ेगा। पुलिस में जवान है या फौज में, अपने आर्मी में देखो, आंतरिक सुरक्षा पुलिस संभालती है, बाह्य सुरक्षा फौजी। एक तरफ और अपनी रोजी रोटी की बात करें, अपनी लाइफ को, यदि अपनी, हालांकि किसान आंदोलन में एक स्लोगन चला था, नो फूड नो फार्मर, नो फार्मर नो फूड। मैंने एक चीज और जोड़ी थी, नो फूड नो फार्मर नो फूड नो लाइफ। जिंदगी भी नहीं है किसान के बगैर। बिल्कुल, तो किसान का बेटा ही जवान बना हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। किसान और जवान से ही चल रहा है देश। कर, मुझे क्या आपको लगता है कि जो बिल्कुल देसी आवाज है वो उसको नेशनल प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता? देखो अब तो बदलाव आ गया तारा जी। अच्छा। अब चेंज है। अच्छा। क्योंकि बॉलीवुड में दंगल, सुल्तान, ये जो मूवी आई, और साउथ की मूवी में भी अपने हरियाणवी डायलॉग को लेने लग रहे हैं। तो ये इसलिए, और अपने गाने देखो ना, बिलबोर्ड में मासूम शर्मा के गाने बजे, मतलब 10-10 गाने चले जाना, डांडा न्योली वाला के गाने चल रहे हैं। अब देखो कितनी अच्छी बीट पे गाने दे रहा है डांडा न्योली वाला। तो वो एक ऐसा बीट है जो इंटरनेशनल लेवल पे चले गई। और आपने भी बीच में एक स्कैंडल हुआ था डांडा का, जिसमें देवा ठाकुर जी, देखो उसमें मैं बिल्कुल एक ही लाइन में क्लियर कर देता हूँ। ठीक को ठीक और गलत को गलत कहूँगा। डांडा एक रैपर अच्छा है, बीट अच्छी है, और मुसीबतों से, चुनौतियों से निकल के वो ऑस्ट्रेलिया पहुंचा है। इतनी ऊपर पहुंचा है आज, मतलब उस पे बीट पे थिरकते हैं लोग, उसके लिरिक्स पे थिरकते हैं लोग। उसकी उस बात को तो पकड़ लिया भाई, बाबे बहुत कूटता। उसकी उस बात को भी नोटिस करना चाहिए, कौन से बाबे ने कूटता। इतनी तो ऑब्जर्वेशन पावर होगी हमारे अंदर, इतना तो दिमाग लगाना चाहिए वो किस विषय पे बोल रहा है। उसने ये थोड़ा बोला सारे बाबा ने कूटता, ना उसने ये बोला भी मैं इस बाबा ने कूटता। लेकिन वही खाली गिलास में जो नजरिया है, आधा भरा आधा खाली, तो हमने आधा खाली को क्यों देखा, आधा भरा भी देख सकते थे। नजरिया ये भी तो होना चाहिए था ना तारा जी, भाई क्या हो नहीं रहा, क्या भगवान में मैंने कहा था हो रहा है। वो तो वो जो ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं वो खुद ही बोल रहे हैं कि इसके पीछे वो लगना चाहिए दाना। मैं कई बार कहता हूँ संत अंत हो चुके हैं, संत कलंक बन गए, सारे नहीं, जो बन चुके हैं उनको लेकर कह रहा हूँ, कभी मेरी बात में भी कंट्रोवर्सी में ले जाए। संत
साधु स्वादु हो गए हैं, हाँ। संत का अंत हो चुका है, संत कलंक बन चुके हैं। लेकिन कुछ जिसकी वजह से पूरा भगवा बदनाम हो जाता है। तो मैं तो भगवाधारियों से कहूँगा जो सनातन के सच्चे रक्षक हैं, वो ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करके उनको सनातन से बाहर करो। अभी कुछ लोगों ने ये भी बोला कि जैसे देवा ठाकुर हैं, वो ये कह रहे हैं कि इसके पीछे एक्ट लगना चाहिए। आपको लगता है कि एक्ट लगना चाहिए? क्योंकि हमारे हिंदुत्व को तो भगवा ही रिप्रेजेंट करता है। बिल्कुल। अरे एक बात देखो तारा जी, आप इतनी बात कह रहे हो, मान लो भाई एक्ट लगना चाहिए। एक्ट से पहले क्या उन लोगों पे एक्शन नहीं होना चाहिए जो चोले को बदनाम कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल। तो पहले तो ये तो वो बात होगी, पहले आगे दौड़ पीछे छोड़, पीछे जो कमियां हैं पहले उसको सुधारो ना। एक्ट लगेगा तो फिर करेक्शन अपने आप हो जाएगी ना। बस फिर ये गाने, फिर ये लिरिक्स आने की जरूरत नहीं। क्यों गाएगा फिर ये गाने? कोई ऐसे रैप क्यों निकालेगा? यदि समस्या नहीं होती तो ये लिरिक्स में डालने की जरूरत क्या? मुझे तो एक बात लगती है, अगर मुझे जैसे कि इस वाले स्कैंडल से और पीआर बढ़ी है। हाँ, बट मासूम शर्मा के साथ कंट्रोवर्सी हुई, हर कंट्रोवर्सी से लोगों को पीआर मिलती है। मासूम को भी टीआरपी मिली, इस पे डांडा को टीआरपी मिली। बिल्कुल बिल्कुल। आपके हिसाब से आज के टाइम में आम आदमी की जो आवाज है, क्या वो पूरी सरकार तक पहुंच पाती है? पहुंच पाए या ना पहुंच पाए, लेकिन सरकारों को पता होता है। बात ये है। अच्छा। पहुंच पाए या ना पहुंच पाए सरकारों को पता होती है, लेकिन उनकी नीयत होनी चाहिए ठीक। अब जैसे कई बार सरकारी काम होते हैं, सरकारी काम में जाएंगे तो खासकर देहाती लोगों को, बुजुर्ग लोगों को, या फिर सामने वाले को, अधिकारी पढ़ने में बड़ा एक्सपर्ट होते हैं, उसको पता चल जाता है बड़ी बूझ है, मतलब उनकी भाषा में। मैंने कहता देहाती जैसा देशभक्त नहीं है कोई। हाँ, सच बात है। जो अपने क्रांतिकारी सारे देहाती थे, उन जैसा कोई देशभक्त नहीं। लेकिन ये इनको जो भ्रष्ट अधिकारी होता है, उनकी नज़र में वो बड़ी बूझ है। और सारे अधिकारी भ्रष्ट भी नहीं है, सारे अधिकारी भी भ्रष्ट नहीं है। लेकिन जो अधिकारी भ्रष्ट होते हैं, जिसको बटवाई गागेगी अड़े के तड़े करने हैं, जिसको टाल मटोली करनी है, जिसको काम ही नहीं करना, जो काम चोर है, वो कहेंगे सर्वर डाउन है, नेट नहीं चल रहा। बहुत अच्छा तरीका है। हाँ, नेट नहीं चल रहा। और नेट नहीं, उनकी नीत नहीं चल रही। नीत नहीं चल रही। नेट की दिक्कत नहीं, नीत की दिक्कत है। नेट में दिक्कत नहीं, नीयत में दिक्कत है। बिल्कुल। कर मुझे आपको क्या लगता है कि आज के टाइम में हमारे यूथ की भटकन का सबसे बड़ा कारण क्या है? देखो, वो एक कहावत है जी तारा जी, राह कठिन है दूर है मंजिल, पथ प्रदर्शक राह भटक गए। जो पथ के प्रदर्शक हैं वो खुद भटके पड़े हैं, जिन्होंने राह दिखानी थी। क्योंकि आज हमारा जो वर्तमान है, राजनीति तय करती है, जन्म से लेकर मृत्यु तक का निर्धारण आज राजनीति के हाथों में है। लेकिन राजनीति आज नहीं रही है, नहीं। आज पता क्या है, एक टाइम था जब ये राष्ट्रनीति होती थी, फिर ये बनी राजनीति, फिर ये बनी रातनीति, फिर ये बनी जात नीति, जाति पाति की नीति, और आजकल पता है क्या है, नाश नीति, नाश नीति। और इसके शिकार बनी हुई आम पब्लिक। बस कबड्डी कबड्डी चल रही है, हाफ के बाद ये प्लेयर इधर वो उधर। तो कबड्डी कबड्डी इन द सेंस, एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस। ऐसा नहीं लगता कि आम आदमी तो सिर्फ अपनी दाल रोटी से ही नहीं उठ पा रहा? वो माहौल बनाया जाता है। देखो, ये इसमें बहुत बुनियादी बात बताई आपने। यदि इनको सुख सुविधा दे दी जाए, यदि सारी समस्याएं मिट दी जाए, फिर पॉलिटिकल लोग रैलियों में जाकर के, मंचों पे जाकर के ये कैसे बोलेंगे हम तुम्हारी बिजली पानी सड़क की समस्या खत्म करेंगे? तो मतलब वो टॉपिक ही नहीं। हाँ, मुद्दे की हत्या हो जाएगी तो मुद्दा उठाएंगे क्या? इसलिए मुद्दा मेटना नहीं, मुद्दे को मुद्दा नहीं मरने देना, मुद्दे की हत्या नहीं होने देनी। चाहे आम आदमी की हत्या होती है, इसलिए नहीं होने देनी ताकि हम पब्लिक में जाके ये छाती ठोके ये कहते रहे हम तुम्हारी ये समस्या मेटेंगे, वो मेटेंगे, और पब्लिक उसी में लगी रहती है बेचारी। पब्लिक का जीरा का विषय क्या है भाई? बीजेपी ठीक, कांग्रेस ठीक, इनेलो ठीक, जेजेपी ठीक, आम आदमी पार्टी ठीक है। इन्हीं मुद्दों में लगी, इन्हीं में चक्कर में, इसी चक्कर में सुबह होती है, इसी में शाम होती है, ऐसी जिंदगी हम कुएं के मेंढक हैं। और इस कुएं में बैठ के पता क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं तारा जी? ट्र 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 आम आदमी। हाँ, आम आदमी बस ट्र 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 चल रहा है, और क्या है? आपको लगता है करमू जी कि हमें इस सिस्टम की आदत डाल लेनी चाहिए? देखो, या कभी बदलेगा ये? पता क्या होता है, वो कहते हैं भाई मरता क्या नहीं करता, मजबूरी, समय और दूरी। क्योंकि काम इनसे लेना, प्रशासन से, सरकार से, तो क्या करेंगे जिसके ये है ना। मैं एक किस्म से एक बात मानता हूँ, पहले हम मुगलों के गुलाम थे, फिर अंग्रेजों के गुलाम हुए, अब हम राजनेताओं के गुलाम हैं।
गुलाम है। हाँ, राजनीति होनी चाहिए लेकिन राष्ट्रनीति टाइप होनी चाहिए। गोबर के ऊपर घी भी नहीं लिपना चाहिए। गोबर के ऊपर घी लिप दिया जाए और भ्रष्टाचार की गर्मी में घी पिघल जाए और गोबर दिख जाए, फिर भी कहते रहे भी हम ठीक है। किसी एक पर्टिकुलर पार्टी पे नहीं कह रहा मैं, सारे एक से हैं, सारी राजनीति एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। और सुनो, इनकी आदत तब हो जाती है जब इनका कोई शादी का प्रोग्राम हो, कोई अपना प्रोग्राम हो, सारे इकट्ठे बैठ के खाना खाते हैं। ये तो बहुत बोला जाता है, रिश्तेदारी इनकी आपस में जुड़ी हुई है कि सुबह कुछ और होते हैं, रात को कुछ और होते हैं। और मैंने ये तक देखा भी एक प्रवक्ता कांग्रेस का होता है, वो सुबह तो कांग्रेस का होता है और शाम को बीजेपी का प्रवक्ता बन जाता है, फिर वो नहा लेता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सुबह बीजेपी की सीट दिखाते हैं 62 पार, हाँ। और शाम को कांग्रेस की रैली में दिखता है वो। ऐसे भी नहीं था, कुछ नहीं है, राजनीति बिना तली के लोटे की है। हाँ, कभी इधर इनका कोई स्टैंड नहीं होता। और आज के तो राजनेता ऐसे ही है। कोई राजीव दीक्षित जैसा कोई क्रांतिकारी होता, कोई ऐसा शहीद आजम भगत सिंह जैसा होता, कोई चंद्रशेखर आजाद जैसा होता, कोई महाराजा सूरजमल जैसा होता, हालांकि वो तो राज महाराजाओं का महाराणा प्रताप जैसा होता कोई, तो ऐसे मैं तो कहता हूँ उनकी आत्मा भी इनके अंदर किसी में एक में आ जाए, भला हो जाए। आपको लगता नहीं कि अगर ये वाले सिम्टम किसी के अंदर दिखे तो वो तो बंदा ही गायब हो जाता है? बस वो तो फिर उसका तो वही इलाज होता है, तड़ी पार। कुछ मेरे को ऐसा भी लगता है तारा जी, एक गद्दी पे जाने के बाद बहुत सारी ताकतें फंसा लेती हैं उसको। मुझे ऐसा लगता है वो अपनी बस वो 4 जो कुर्सी के पावे हैं ना, उसको ही संभालने में लग जाता बस है। उसी के, हाँ, वो उसमें रह जाता है भाई, कुर्सी नहीं जानी चाहिए, कुर्सी नहीं जानी चाहिए। हाँ। अब मेरे को लगता है भी ऐसी बहुत सारी ताकतें होती है, उसको बचाने के चक्कर में उलझ के रह जाता है वो। कि वो चाहता तो है कुछ करना, हाँ, चाहता है लेकिन वो मजबूर हो जाता है, कर नहीं पाता कुर्सी के चक्कर में। सच बात है। कर्मू जी, आपको क्या लगता है कि सोशल मीडिया ने आज के यूथ को स्ट्रांग बनाया है या वीक बनाया है? सोशल मीडिया का सदुपयोग भी है, दुरुपयोग भी है। अब देखो, वेपन है कोई, उसका कोई सदुपयोग भी है। हथियार जो है आत्म सुरक्षा के लिए काम भी आता है, हथियार बॉर्डर पे दुश्मन को निस्तो नाबूद करने के लिए भी काम आता है, हथियार क्राइम में भी काम आता है। आपकी सोच के ऊपर डिपेंड है, आपकी सोच कैसी है। छोटी सोच पैर की मोच दोनों घातक होती है। आपकी सोच कैसी है? एक गिलास है, गिलास माड़ा नहीं होता, सोच माड़ी होती है। आपकी सोच उसमें दूध डाल के पीने की है या दारू डाल के पीने की है, सोच के ऊपर डिपेंड है जी वो तो। आपको ऐसा लगता है कर्मू जी कि आज के टाइम में पैसे की दौड़ इतनी ज़्यादा हो गई है कि लोग या आजकल की जनरेशन अपनी वैल्यूज़ भूल गई हैं, लड़के लड़कियां सब? 2 तरह की सोच है, एक पैसावादी, एक प्यारवादी। मैं कहता हूँ संबंध कमाओ, संपत्ति अपने आप आ जाएगी। अच्छे संबंध कमाओ, संपत्ति ऑटो मोड पे हो जाएगी। और मेरी हमेशा सोच रही है, मेरे बड़े भाई की, धर्मो भाई की सोच रही है, हम प्यारवादी सोच के लोग हैं, पैसावादी सोच नहीं है हमारी। तो इस पैसे के चक्कर में रिश्ते भूल गए हैं, रिश्ते तार तार हो गए हैं, और रिश्तों की कदर खत्म हुई तो गदर मचा। भाई भाई का प्यार खत्म हो चुका है, भाई बहन का प्यार खत्म हो चुका है, बाप बेटे का प्यार खत्म हो चुका है, पति पत्नी का प्यार खत्म हो चुका है, सिर्फ पैसे के चक्कर में। इसलिए पैसा, कहते पैसा कुछ है लेकिन पैसा सब कुछ नहीं है, कि फिर भी प्रभु के बाद ही आता है पैसा। हाँ, बिल्कुल। और मैं तो कहता हूँ जिसकी प्रभु में सच्ची आस्था होगी वो रिश्ते निभाने वाला मिलेगा, वो रिश्ते निभा सकता है। क्योंकि परमात्मा उसको ऐसी बुद्धि दे के रखता है जिसको रिश्तों की कदर करनी आती है, बैलेंस करना आता है। बैलेंस करना आता है। कर्मू जी, अब तक की पत्रकारिता में आपने ऐसा कौन सा सबक सीखा प्रैक्टिकल जो बुक्स में नहीं आता? मैंने तो बुक्स का तो कुछ भी नहीं सीखा, मैंने सारा प्रैक्टिकल सीखा है। अच्छा। सारा प्रैक्टिकल, क्योंकि मैं प्रैक्टिकल में विश्वास रखता हूँ। थ्योरेटिकल की डिग्री से प्रैक्टिकल का डिप्लोमा बहुत बड़ा मानता हूँ मैं। प्रैक्टिकल का डिप्लोमा थ्योरेटिकल की डिग्री से बड़ा है। और जब लोगों के बीच में जाते हैं, लोग अपनी पीड़ा व्यक्त करते हैं, तो उससे ये पता चलता है भाई यहाँ प्रशासन की तरफ से कितनी ढिलाई है। जब किसी को न्याय नहीं मिलता तब पता चलता भाई पुलिस यहाँ कहीं ना कहीं गड़बड़ कर देती है। जब कोई किसी के साथ भाई भाई के अंदर तकरार हो जाती है एक ही बिरादरी में, तब कहाँ जाता है वो जातिवाद? एक ही बिरादरी में एक इंच जमीन के लिए अपना सगे भाई का गला काट देता है एक भाई, तब जातिवाद कहाँ जाता है? सोचने वाली बात है। तो मैं ये कहता हूँ भाई, फिर हमें जाके पता चलता भाई यहाँ देखो, ये जातिवाद की बात करने वाले जो लोग हैं, जो जात पात की बातों का जहर फैलाते हैं, अब कहाँ गया इसका भाईचारा? भाई अलग है, भाई अलग, चारा अलग, खिना खिना भरा भाईचारा, भाईचारा अलग। तो
तो कहने का भाव फिर लोगों के बीच में जाके पता चलता है भी कौन किस किस तरह की ज़िंदगी जी रहा है। हम और आप बैठे हैं आराम से, पॉडकास्ट चल रहा है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी है, कुछ क्या हजारों लाखों लोग ऐसे हैं जो भूख के लिए तरसे हुए हैं, जिनको शाम की रोटी मिलेगी या नहीं मिलेगी, मुंह के अंदर निवाड़ा नहीं गया शाम की रोटी की, उनको पता नहीं। अभी भी शाम के तो छोड़ो, करंट टाइम पे भूखे बैठे हैं, वो करंट टाइम में भूखे बैठे हैं। कितने साल हो गए आपको पत्रकारिता में? मेरे को देखो, हम 2014 से प्रिंट मीडिया में आ गए, 19 में हमारे को नाम पहचान मिली, फेम मिला। 14 में आ गए थे? 14 में हम आ गए थे प्रिंट मीडिया में, हमारा पेपर भी है। हाँ, तो प्रिंट मीडिया की अब दौर बदल गया जी। हाँ, कहते हैं ना, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, तकदीर बदल गई, तस्वीर बदल गई। करमू जी, कर्मवीर से करमू तक का जो दौर रहा, आपको कौन सा वर्जन अपना सबसे ज्यादा जिससे आप सेटिस्फाई हैं? देखो, एक चीज, एक मानसिकता होती है, ये सब की होती है, चाहे कितना बड़ा संत महात्मा धर्मात्मा हो। मैंने एक चीज देखी है और मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन भी करना चाहूंगा। अच्छे काम को क्यों करते हैं लोग, बताओ आप? अच्छा काम करने की सोच क्यों पैदा होती है? वो अलग अलग होता है। कुछ लोग दिखावे के लिए करते हैं, कुछ लोग अपनी मानसिक शांति के लिए करते हैं, कुछ लोगों की एक जिम्मेदारी है कि हम संसार, जब प्रभु ने हमें भेजा है तो हमारी समाज के प्रति एक वो बनती है। ये सारे कारण हैं। हाँ। लेकिन इसमें मुख्य कारण ये है, जैसे कोई व्यक्ति ओलंपिक में मेडल लेने के लिए जद्दोजहद करता है, नीरज चोपड़ा ने भाला फेंका, वो ओलंपिक का मेडल जीत के लाया। यदि पब्लिक में उसकी तारीफ करने वाले नहीं होते, तो एप्रिसिएशन नहीं मिलता, तो क्या उसकी वो वैल्यू होती उस मेडल की? नहीं। अभी आजकल एक लड़कियां सुर्खियों में आई थी जो रेसलिंग के अंदर आई है। नहीं, वो दाविका थी, मैंने वीडियो भी डाली थी। अच्छा। वो लड़की थी जिसने दक्षिण कोरिया में एक वो बाधा दौड़ जीती थी। अच्छा। बट जब वो बाधा दौड़ उसने जीती तो पूरा पूरा ग्राउंड खाली था, वो अकेली खड़ी थी, रो रही थी। हाँ। भाई मेरे लिए कोई तालियां बजाने वाला नहीं। एग्जैक्टली, मैंने देखी। तो इसलिए जब जब उसकी सोशल मीडिया पे चीज चली गई, हाँ, तब उसको पता चला भी अब है असली मेडल उसका। अब वो आई है पहले नंबर पे। हाँ। अभी रोहतास खिलेरी है, हिसार का लड़का, माउंटेनियर, जो अभी वर्ल्ड की सबसे ऊंची चोटी पे जाकर के 24 घंटे बिना ऑक्सीजन रहा है। अच्छा। वहाँ, और उसने वो सर्वाइव करके दिखाया है। अच्छा। जिसको अब गुमनाम था वो, लेकिन आज ट्रेंडिंग में वो रोहतास हरियाणा का है कि लोगों ने असली मेडल तो, हाँ, असली मेडल तो पब्लिक देती है। पब्लिक में कितने वो पहचान मिली। तो ये चीज, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ भाई कोई भी अच्छा काम करने के पीछे यदि ये भी मकसद हो जाए ना भी लोग मेरी तारीफ करें, तो कम से कम अच्छा काम तो करेगा। तो अच्छा काम करने के लिए बहाना होना चाहिए, कोई बहाना मिल जाए, इसलिए अच्छा काम कर लो। करमू देसी पत्रकार अपने आने वाले 5 साल में अपने आप को कहाँ और क्या देखते हैं? देखो, अभी मैं एक आपका इसी से जुड़ा हुआ एक जवाब और दे दूं। जब 2019 का जींद का बाई इलेक्शन चल रहा था, तब मैंने ये वाणा लिया था, देसी पत्रकार करमू का। पगड़ी मैंने बांधनी नहीं आती थी पहले। अच्छा। अब तो मैं खुद बांध लेता हूँ। अच्छा। क्या करते थे, धर्मू भाई जी अपने सिर पे बांध के पगड़ी, अच्छा, फिर आपको और वो मेरे ऊपर रख देते थे ऐसे। अच्छा। उसको बोलते पगड़ी रखना। अच्छा। एक होता पगड़ी बांधना, कहते ना, तो पगड़ी डालना नहीं होता, पगड़ी बांधना होता है। पगड़ी डालना नहीं होता, पगड़ी बांधी जाती है, डाली नहीं जाती। वो तो दूल्हे वाली पगड़ी होती है, वो रेडीमेड सी। हाँ, तो बांधी जाती है, और तभी इसकी फील है, बांधने की फील होती है। अच्छा। तो फिर जब जींद का बाई इलेक्शन था तो उसमें एक रुका पड़ गया था भाई। जींद का बाई इलेक्शन पे तो 2019 का इलेक्शन था वो, उसके बाद आम चुनाव होने थे, तो रुका ये पड़ गया था कि भाई इस पर तो ट्रंप की भी नजर है, डोनाल्ड ट्रंप की। अच्छा। मतलब एक सोशल मीडिया पे चल रही है भाई, ट्रंप की भी नजर बन रही है, और कई करोड़ की गाड़ियां जींद में घूम रही। अच्छा। हालांकि जींद को मैं आज भी ये कहता हूँ, जींद एक 2 रुपए वाला पेन है। अच्छा। 2 रुपए वाला पेन, यूज एंड थ्रो। जींद को राजनेताओं ने यूज किया, लेकिन उसको कहीं उसका भला नहीं किया। जींद का राजनीति बहुत बड़ी जींद की धरती से हुई है। जींद की धरती में रैलियां हुई, जींद की धरती में पार्टियां बनी, लेकिन जींद का भला नहीं हुआ। मेरे को इसलिए ज्यादा बड़ा दुख है क्योंकि मैं खुद जींद से हूँ, और हमारे जींद की एक टैगलाइन है, जींद में और नींद में कुछ भी हो सकता है। अच्छा। तो हमारे जींद का भला नहीं किया राजनेताओं ने, मेरा तो उड़ाना है। हाँ। आपके सिर्फ उसको इस्तेमाल करते हैं और छोड़ देते हैं। तो मैंने सोचा भाई ये बाई इलेक्शन इतना बड़ा है, तो यहाँ हमें एक पहचान हम बनाएं, हमारा चैनल बनाए, और उस पहचान को हम पब्लिक तक ले जाएं। भाई हम एक देसी पत्रकारिता को लेके आए हैं। तब हमने अंदाज भी बदल लिया था, पहनावा भी, और बोलचाल की शैली भी, सब बदल लिया था।
अच्छा करमू जी, जितना लोग आज आपको प्यार देते हैं, एप्रिसिएशन देते हैं, लोगों को क्या कहना चाहेंगे? प्यार के साथ साथ दुत्कार भी है थोड़ा थोड़ा। वो तो हमेशा रहती है। क्योंकि मैं है ना, देखो क्या है, पहले अपनी कमियों को किसी व्यक्ति को आगे बढ़ना ना, तो पहले अपनी कमियों पे काम करो। बिल्कुल। लेकिन लेकिन कमियों पे काम करने के बाद यदि फिर भी लगता ना भी मेरे को कोई चीज आ रही है, फिर बेइज्जती प्रूफ हो जाओ, फिर बेइज्जती प्रूफ बन जाओ, कि फर्क नहीं पड़ता। हमें फर्क नहीं पड़ता। हाँ। भाई हम ठीक और गलत को गलत करें, और उसमें फिर जिनका फिर सामने वाला का नेचर गलत मान लो, भाई उसका नेचर गलत है, तो उसका नजरिया गलत है। हाँ, नजरिया गलत है। तो उसमें जो लोगों ने हमारे को जितना प्यार दिया, तो उसको लेकर के मैं, क्योंकि 99% लोगों का प्यार है, कुछ 1% है वो तो रहेंगे जो वायरस वाले होते हैं। हाँ। तो जो वायरस वाले हैं उनको भी, और जो 99% प्यार देने वाले हैं उनको भी, इतना प्यार देने के लिए दिल की गहराई तो दिल का चौवा मत है, गठड़ी बांध के बरोटे भर के, जोड़े ठोक के बोरे भर के, ढेर सारा धन्यवाद। अच्छा, एक चीज पूछनी थी करमू जी, आप पूरे के पूरे बड़े बड़े नेताओं के काफिले बीच में रोक लेते हैं जी। तो वो एक्चुअली में क्या था, हमने जैसे कोई भी प्रोग्रामिंग होती है, जैसे पॉडकास्ट निकल के आ गया, एक ये प्रोग्राम है भाई, आप एक अंदरूनी बातें निकलवा रहे हो मुझसे, कुछ वो बातें भी निकलवा रहे हो जो मैं मीडिया पे बोल नहीं पाया था, क्योंकि मैं तो लोगों की निकलवा लेता हूँ बात, पॉडकास्ट में आप मेरी बात निकलवा रहे हो। इसको बोलते हैं भीतर की बात और भीतर की भाप। भाप तो उस चीज को रखने के लिए हमने भी फिर प्रोग्राम बनाए, देसी रेड, देसी पड़ताल, देसी भिड़ंत, देसी मुलाकात, देसी मुकालात, देसी बैठक, देसी दरबार, देसी मोटिवेशन, देसी ऑब्जर्वेशन, तो ये देसी पंचायत, ये ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो लोगों से रिलेट होने वाले हैं सारे। अच्छा, सब लोगों को ज्वाइंट कर देंगे। अच्छा, जिंदल जी की और आपकी बड़ी वीडियो वायरल होती है। हाँ, जिंदल साहब, एमपी साहब के साथ एक्चुअली में क्या है, देखो वो मैंने एक वीडियो डाली थी, राजनीति से बढ़कर यार नीति। हाँ। तो मित्र नीति है, यार नीति है, वो मैं राजनीति के हैसियत से नहीं, उनसे मित्रता के भाव से मेरी आपकी और उनकी बहुत दिखती है बॉन्डिंग। वो बिल्कुल, वो जब हेलीकॉप्टर के इंट्रो होते हैं हमारे, तब वो क्योंकि उन्होंने खुद ही बोला था भाई हेलीकॉप्टर में इंट्रो मैंने किसी को नहीं आज तक वो किया। अच्छा। तो तू हेलीकॉप्टर में तू रहेगा मेरे साथ। हम हवा में, एयर में रहे थे, लगभग आसमान में हम पौना घंटा रहे। अच्छा। हाँ, बढ़िया रहा इंटरव्यू। और अच्छा। फिर उसके साथ उनके साथ एक अच्छी बात, देखो आज गणतंत्र दिवस है, आप ये देख रहे हैं अपना इंडियन फ्लैग है, भारतीय ध्वज है, जो उन्होंने वो लड़ाई तब लड़नी शुरू करी थी जब इस बात के बारे में लोगों को पता भी नहीं था भाई घर घर में तिरंगा लगाना अलाउड नहीं है। हाँ, उन्होंने उनको जाता है इनिशिएटिव। हाँ, वो उसके इस चीज की क्रेडिट उनको जाता है। हाँ। तो मैं उनसे, जब मेरे को ये बात पता चली, तो मैं उनका पर्सनली राजनीति से हट करके उनको अच्छा मानता हूँ। और वो पॉलिटिक्स के साथ साथ, एक पॉलिटिशियन के साथ साथ एक हेल्दी पॉलिटिशियन है, फिट पॉलिटिशियन है, और पॉलिटिक्स भी है, पोलो भी खेलते हैं। हाँ। है ना, तो वो कई चीजें उनमें खूबियां हैं, और एक अच्छे बिजनेसमैन भी है। हाँ। क्योंकि बिजनेसमैन होना बड़ी बात नहीं, एक अच्छा बिजनेसमैन होना। क्योंकि उन्होंने अपने, जब मैं उनकी माताजी से मिलता हूँ, तो मैंने इनके परिवार के किसी भी सदस्य के चेहरे पे सिकन नहीं देखी आज तक। एक होता ना भाई भय भड़क, भाई मतलब नहीं को देखी भाई, मान लो बहुत बड़े व्यापारी हैं, बहुत, माताजी टॉप 10 में आती हैं, सावित्री जिंदल जी टॉप 10 में एशिया में, और इंडिया में टॉप 3 में आती हैं। उसके बावजूद भी अहंकार का कोई फाका नहीं, 1% भी अहंकार नहीं है, और चेहरा खिला हुआ, मुस्कुराहट वाला, ऐसे ही नवीन जिंदल जी। तो मैं तो इसलिए एक पर्सनली रिस्पेक्ट है भाई, अच्छा व्यक्तित्व, मैं व्यक्तित्व की कदर करता हूँ उनकी। राजनीति के तौर पे वो किस पार्टी में है मुझे उससे कोई मतलब नहीं, और ना मैं किसी पार्टियों में वो करता। मैं तो पार्टी चाहे कोई भी हो, अच्छा काम करेगी तो करमू या धर्मू, छाती ठोक के डंके की चोट पे नाड़ ठेके आंख मिला के बोल लेगा भाई अच्छा कर रहा है, अच्छे को अच्छा कहेंगे, गलत को गलत कहेंगे। करमू जी, अपने सपोर्ट सिस्टम के बारे में बताइए, क्योंकि बिना टीम के तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। बिल्कुल, देखो एक होता है पब्लिक का सपोर्ट, एक होता है मेरे साथ जो उठने बैठने वाले लोग हैं। देखो मेरे सर्कल में जितने भी लोगों से संबंध मैंने बनाए हैं, वो निग्गर लोगों से बनाए हैं। एक होता है टीम, एक होता है मेरी बैकबोन। जैसे बैकबोन इन द सेंस जिनको आधिकारिक नॉलेज भी है, पॉलिटिकल भी है, लीगली भी है, सपोर्ट सिस्टम होते हैं जो हमारा। हाँ जी, हाँ जी, वो हैं। लेकिन
जो मेरे साथ दिन रात मेरे साथ साए की तरह मेरी परछाई बन के रहते हैं। कौन कौन है? वो मेरे साथ मेरा जो पायलट है अच्छा। अमित गणगस, अच्छा। मेरा जो कैमरामैन है मोहित गिल, क्या क्या खूबियां हैं इनकी? और एक मैं जो करनाल में यहाँ पॉडकास्ट चल रहा है, करनाल से मेरा पहला व्यक्ति आज भी है, वो करनाल का, और पहले भी था और आगे भी रहेगा। कितने साल हो सौरभ गए? केकमैन। अच्छा। हाँ, ये मेरे साथ देखो लगभग 6-7 सालों से जुड़े हुए हैं। अच्छा। कंटिन्यूसली। अच्छा। और सौरभ की तो मैं ये कहना चाहता हूँ, आज सौरभ को मैं यदि ये कह दूं भाई सौरभ तेरे को है ना, वो डेडिकेशन को लेकर के बता रहा हूँ, इतना समर्पित है वो, इतना उसके अंदर समर्पण भाव कूट कूट के भरा हुआ है। मैं यदि कह दूं ना बिना कारण भी भाई जीटी रोड पे तेरे को खड़े रहना है, बस वो ये नहीं पूछेगा सामने से बाबूजी किस लिए, अच्छा भाई साहब क्या कारण है, कुछ नहीं पूछेगा, बिना पूछे खड़ा हो जाएगा। इसको कहते हैं निस्वार्थ प्रेम, समर्पण, सच प्यार, बोल रहे हैं। त्याग। संघर्ष में हमेशा जो मैंने संघर्ष बताया ना पॉडकास्ट में, हाँ जी। हर संघर्ष में है वो मेरे साथ। अमित गणगस जब मेरे टीम में आया तो उससे पहले उसने 3 महीने मेरी गाड़ी का पीछा किया। आपके पॉडकास्ट में खोल रहा हूँ बात। अच्छा, क्यों? उसका एक्चुअली में क्या था, जब मैं पत्रकारिता करता हूँ तो सबको तो संतुष्ट भगवान भी नहीं कर पाया, नहीं कर पाए, सच तो बात इस है। फिलोसफी को तो स्वीकार करना पड़ेगा। बिल्कुल। भाई सबको संतुष्ट, एक परिवार का मेंबर अपने परिवार को नहीं संतुष्ट कर सकता, मुखिया नहीं संतुष्ट कर सकता, तो मैं किस खेत की मूली हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो सबको तो संतुष्ट मैं नहीं कर पाता, लेकिन जो मेरे से संतुष्ट नहीं हो पाए उन लोगों ने इससे संपर्क किया, मतलब एक रिलेशन के तौर पे या फिर रिश्तेदारी के तौर पे कुछ भी, तो वो कहते भी तू बड़ी कर, मुंह की तारीफ करे, तू बड़ी वीडियो देखे। मिला नहीं था हालांकि मेरे से उस टाइम तक ही, वीडियो देखता रहता था, वीडियो देखता तो उसी टाइम ठोक दी, अरे ये तो है ब्लैकमेलर, ये तो है ठग, ये तो बोला वो है, इसने तो बोला घर में घर उजाड़ दिए ना, तो फिर बड़ के वीडियो। अच्छा। लेकिन इसकी जो अंतरात्मा, इसका जो दिल है, वो तो कह रहा भाई देसी पत्रकार करमू भाई बहुत सही है अपनी जगह, क्योंकि वीडियो में पता चल जाता है जी, अपनी आत्मा को पता था, लेकिन दिमाग में ये गुस्सा आ जा रहा भाई ये गलत है। तो इसने किसी की नहीं सुनी, ना दिल की, ना दिमाग की, ना इनके कहने वाले लोगों की, इसने सिर्फ एक अपनी अंतरात्मा की ये सुनी भाई तू खुद क्रॉस चेक कर। अच्छा। तो इसने, मैं जहाँ जाता हेल्प की वीडियो बनाता, इसने क्रॉस चेक क्या किया, पैसे तो नहीं है यहाँ से, इसने अपना अकाउंट नंबर तो नहीं दिया, इसने कोई सेटलमेंट तो नहीं करी, तो क्रॉस चेक करता पीछे से ये, तो पता चलता भाई इसने तो कुछ भी नहीं दिया, बोला ये तो दे के गया कुछ ना कुछ अपनी जेब से। बोला क्यों दिए, बोला हम पहले हमारे पड़े मार पे ले होगा थोड़ा मारते तो दे के आई हूँ। फिर वो आपके पास जब आपकी रिसर्च कर ली? हाँ, रिसर्च करने के बाद इसने क्या किया, फिर ये बाइक से पीछे बाइक लगा रखी इसने, मेरी गाड़ी का आगे इसने गाड़ी मोटरसाइकिल एक किस्म से बढ़ाई दी। अच्छा। मेरी गाड़ी का टायर इसकी मोटरसाइकिल के टायर के ऊपर था। अच्छा। हाँ, जैसे ही फिर मेरे तो गुस्सा उठ गया, मेरे एकदम तरारा आ गया, माँ क्या करूँ, माँ क्या मजाक बना रखे, क्या है ये, कौन है भाई तू, इन्हें खिड़की खोल दे, पैराम पड़ गया। तो बोला गुरुजी बस मन चिल्ला मुंड लो। अच्छा। मैं क्यों, बोला मैंने 3 महीने पीछा कर लिया, और सारी चीज़ें, चाहे किसान आंदोलन को लेकर की बात थी, पैसों को लेकर की बात थी, ब्लैकमेलिंग की बात थी, सारी चेक कर ली मन। तो बोला आप पाए 100 के 100 24 कैरेट, अच्छा। बोला अब आप मरोगे, जियोगे, उठोगे, खाओगे, बैठोगे, जाओगे, आओगे, मैं तो छापण करूंगा आपकी। आपको लगता है कि आप इसमें ब्लेस्ड हो, खुशकिस्मत? हाँ, ये वाली चीज़ तो ना अंदर से एक हौसला बढ़ाने वाली चीज़ है, मतलब प्राउड फील होता भी मेरे साथ, मेरी ऐसी स्ट्रॉन्ग वो है, मतलब मेरे जो पिलर है टीम है। फिर मोहित है। अच्छा। मोहित को तो जब लेके आया था मैं, जब मेरी टीम में जब लाया था, जब इसका दाढ़ी मूंछ भी नहीं थी। अच्छा। हाँ, तो बच्चा था ये। हाँ। तो बहुत कुछ सीखा है इसने आकर के, लेकिन कम उम्र में भी इसने इसमें एक चीज़ तो मैं डाल पाया, वो है हार नहीं माननी। अच्छा। हौसला नहीं हारना। एक शब्द है मेरा, एक कहते हैं ना इंग्लिश में होपलेस, मैंने एक शब्द आजाद किया अपना, खौफलेस। अच्छा। खौफलेस बनो। यदि आप जिंदा जमीर वाले हो, यदि आप सही हो, यदि आप ईमानदार हो, तो फिर खौफलेस हो जाओ ना, तो ये खौफलेस है। करमू जी, आपने एम्स के आगे एक बार किसी के लिए जी झोली फैला के भीख मांगी थी, वो क्या केस था? देखो, वैसे तो मेरे बहुत सारे हैं भीख मांगने वाले किस्से। हाँ। ऐसे आपने वीडियो में मेरी झोली ऐसे नजर आई। हाँ। वो किस्से बहुत है, लेकिन एम्स वाली मैं इसलिए इम्पोर्टेंट मानता हूँ क्योंकि जो लड़का अंदर जिंदगी और मौत से जूझ रहा था, उस बेटे को लेकर के कोई सीरियस नहीं हो रहा था।
सब कहते थे भी ये तो मानसिक रोग है, ठीक हो ही नहीं सकता, क्यों जोर लगा रहे हो। उसकी माँ को समझाने वाले आर्गुमेंट पे आ जाते थे, उसकी माँ को समझाने लग जाते थे भाई रहने दो जी, अब तो कुछ नहीं, इसी ऐसे बहुत बच्चे देखे, इनका कोई सोल्यूशन नहीं होता। जबकि उसकी माँ को ये पता भाई कोई इंस्ट्रूमेंट आता है अमेरिका से जो उसके दिमाग में फिट करेंगे डॉक्टर एम्स के, और उससे उसकी 60% तक रिकवरी हो जाएगी। एक माँ के लिए बेटा चाहे दिव्यांग हो, अपंग हो, टूटा फूटा हो, काला कलूटा हो, माँ के लिए तो उसका लाल है, वो बेटा है। हाँ। तो उस माँ से पूछो उसके ऊपर क्या बीत रही है। और जब उसको उम्मीद की किरण कहीं से नजर आ जाए, और उम्मीद की किरण नजर आ जाए, पैसा है नहीं, फिर कौन काम करे। फिर मेरे को जब सुनी पीड़ा तो मेरी आंखों में आंखें भर गई थी मेरी, मैं भावुक हो गया था। मैंने कहा माँ जी आप बहन जी घबराओ, मैं चाहे मुझे भीख मांगनी पड़ो। एम्स के आगे खड़े होकर मैंने भीख मांगी, और भगवान की दया से अच्छी खासी हेल्प भी हुई। और लोगों ने भी एक शॉक्ड हो गए लोग, भाई एम्स के आगे खड़ा होकर भीख मांग रहा है। तो एक मैंने ऐसे ही गरीब बढ़िया था, हालांकि बढ़िया के साथ गरीब शब्द जुड़ता नहीं है, लेकिन वो लिटरली मतलब एक्चुअल में ही गरीब था वो। उसकी बहन के सिर में कीड़े चलते थे, और उनको नहाने तक का पानी नहीं था, खाने तक के दाने नहीं थे, और बदहाल थे। छत कभी भी गिर सकती थी, छत पे घास फूक मतलब ऐसे छत है ना, ऐसे हो रखी थी मिट्टी में दबी, मतलब किसी भी टाइम गिर के उनकी जान ले सकती थी। अच्छा। मैंने वहाँ भी जोड़ी की, और अगले दिन मैंने जोड़ी करके ही ये लोगों को बोला भाई और नहीं चाहिए। अच्छा। क्योंकि जितनी मदद चाहिए थी उससे ज़्यादा मदद आ गई। अच्छा। और इनकी मदद उतनी आ गई जिससे इनका गुजारा हो जाएगा। तो मैंने मना किया लोगों को, मैं और नहीं चाहिए, नहीं तो एक खबर ये बनेगी भाई पैसा आया था चोरी हो गया, मैं ये खबर मुझे नहीं चाहिए। तो ये बात है कि अब मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूँ भी, मैं अब मेरे पॉडकास्ट के बाद, यदि आपने मेरी बातों को ध्यान से सुना होगा तो सारा, तो मेरे पॉडकास्ट होने से पहले आपका क्या नज़रिया था, और पॉडकास्ट होने के बाद का क्या नज़रिया, जो मेरी बातें आपको पता चली। बहुत पता है क्या होता है कर मुझे, जब हम किसी को सिर्फ सोशल मीडिया पे देख रहे होते हैं तो हम उसके सारे एंगल नहीं जान पाते। हम तो सिर्फ ये देख रहे हैं ये करते हैं। अब जैसे मैं आपको लेके, अगर मेरे लिए तो सबसे बड़ा जो अलग था, मुझे लगा था कि आप शायद आपकी जो पैदाइश है या अपब्रिंगिंग है वो बिल्कुल गाँव में, मैंने कल बहुत सर्च किया कहीं तो लिखा हो कहाँ से है, कहीं तो लिखा हो, कहीं नहीं लिखा था। अब आपने जब मैं पला बड़ा शहर में हूँ, हाँ, तो आपने मुझे बताया कि आपकी परवरिश शहर की है, आपकी अपब्रिंगिंग शहर की, और आप फिर गांव से जुड़े, तो कितनी बड़ी चीज है। मतलब मुझे लग रहा है पॉडकास्ट के अंदर अगर ये कन्वर्सेशन जा रही है कि हम जिनको देसी बोलते हैं वो देसी बने हैं। जबकि मैंने तो ये देखा है कि लोग अक्सर देसी से शहरी बनते हैं। हाँ, मैं उल्टा गया हूँ इसमें थोड़ा। हाँ, तो फिर ये एक बहुत बड़ी चीज थी। फिर जो काम आप ऑलरेडी कर रहे हो वो एप्रिसिएशन वाला वर्क तो है ही। और ये भी लगा होगा भाई मैंने फोन तो कर दिया, पता नहीं आएंगे कि नहीं आएंगे। मेरे को है ना, अब मैं आपको एक चीज बताती हूँ कि मैं कभी असिस्टेंट से नहीं कराती, मेरे पास टीम है करके मैं नहीं कराती, मैं सीधी बात करती हूँ कि मैं तारा बोल रही हूँ, और मैंने लिंक आपको भेज दिए थे कि जीवन के अंदर प्रयास जरूर करो, ताकि आपको ये रिग्रेट ना हो कि आपने प्रयास नहीं किया था। मनाही होगी ना, मना से तो ज्यादा क्या होगा। आपकी टीम कहती कि नहीं आ रहे, आपकी टीम ये भी बोल सकती थी आप नए हो हम नहीं आते, ऐसे भी बोल सकते थे ना। तो मैं तो खुद ही कह रहा हूँ आपके भाव में सरलता थी, और एक सरलता बहुत बड़ी ताकत होती है। मैं मुद्दों का पत्रकार हूँ, प्रमोशन का नहीं हूँ, लेकिन फिर भी बिजनेसमैन ये चाहते हैं भी, क्योंकि लोग मेरे ऊपर ब्लाइंड फेथ करते हैं, तो फिर भी बिजनेसमैन की सोच क्या है भाई, हम करवाएंगे तो देसी पत्रकार कर्मों से या धर्मों से करवाएंगे। क्यों करवाएंगे? क्योंकि हम जो बात कहेंगे उसका वजूद है, उस पर लोग ब्लाइंड फेथ करते हैं, लोग विश्वास करते हैं। अब खर्चे निकालने वाली बात, उस मामले में मैं सबसे महंगा हूँ। अच्छा, हाँ। क्या वो करते हैं क्या करते हैं? मैं हमारे प्रमोशन खत्म हो जाए मतलब बस इतना ही बहुत ही सारा। हाँ। जितने भी हरियाणा के आपके पत्रकार हैं, हाँ। प्रमोशन के मामले में मुद्दे तो हैं, चलो हमारे लोगों को प्रिय है, बिल्कुल, लेकिन बिजनेसमैन की नजरों में भी हम प्रिय हैं। और एक बात और कर रखी है, यदि सामने वाला फ्री में कोई चीज बेच रहा है तो मैं फ्री में उसकी प्रमोशन करता हूँ। अच्छा, हाँ। जैसे कोई किसी ने कह दिया भाई मैं तो दीवे बना के दिवाली फ्री बांटूंगा, आजा भाई, मैं कहूँगा भाई फ्री बांटे दीवे, क्या दिक्कत है? अच्छे काम भाई फ्री में, तो जहाँ पे आपको भी लाभ हो रहा है तो मुझे कुछ चाहिए, अदरवाइज मुझे कुछ नहीं चाहिए। नहीं, लाभ में भी, इसमें भी एक आपको बहुत गहरी बात बता रहा हूँ, कैमरे ऑन रखना है। हाँ। बहुत गहरी बात है। एक होता अर्थ, एक होता अनर्थ। धर्म पूर्वक कमाया गया अर्थ है, और अधर्म पूर्वक, हाँ, ब्लैकमेलिंग से किसी गर्दन पे पैर रख के
किसी के साथ मतलब वो अन्याय करके, करके हाँ, या या फिर चापलूसी से कमाएगा, अनर्थ है वो अर्थ नहीं है, वो पैसा नहीं है। तो मेरे उसूल हैं, मैं किसी शराब व्यापारी का प्रमोशन नहीं करूँगा, अच्छा, मैं किसी चिकन कॉर्नर का प्रमोशन नहीं करूँगा। पीछे KFC ने मेरे को ऑफर दिया। KFC तो पता ही आपको, हाँ हाँ बिल्कुल, KFC में तो नॉन वेज भी है, हाँ। नॉन वेज ही है शायद हाँ, सारा। सारा KFC में। तो KFC वालों को किसी ने बताया भाई इनका अच्छा चैनल है और आप इससे मीटिंग कर लो। तो मेरे को किसी ने फ़ोन किया, भाई करमू भाई बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। बोले आप कहते हो ना भाई बहुत महंगे चार्ज है मेरे, बहुत अच्छे चार्ज हैं, सबसे महंगे प्रमोशन मेरी है। तो और प्रमोशन भी मैं ये नहीं भाई प्रमोशन के पीछे लगा रहता हूँ, मेरा मूड होता है, मेरे को खर्चे निकालने हैं। बीच में कभी 50 की लिस्ट है, उसमें तो एक कहूँगा मोहित को, मोहित एक निकाल के दे मेरे को, 49 छोड़ देता हूँ मैं। एक निकाला, मेरा काम चला है, बोला जितना मेरा काम चल जाता उतनी प्रमोशन करी, क्योंकि मैंने 10 प्रमोशन थोड़ा करनी पड़ती, मेरी एक ही महंगी है, तो मेरा एक से ही काम चल जाता है, तो एक की कर देते हैं बीच में। तो उसने मेरे को कहा भाई तू कहता भाई तेरी सबसे ज़्यादा करमू भाई आप कहते हो भाई बहुत ज़्यादा वो है, तो आपके लिए गुड न्यूज़ है, बहुत बड़ी लेवल की प्रमोशन आपको दिलाने जा रहा हूँ। अच्छा, तो मैं किसकी, बोला नाम नहीं बताऊँगा, सरप्राइज़ है, चंडीगढ़ एलेंटे में मीटिंग है। अच्छा, एलेंटे चला जाता हूँ मैं चलो सरप्राइज है देख लिया, मेरे को पता नहीं था। तो जाके देखा तो वो अपने आ रहे, मगर भाई माँ ये तो बता दे कौन है, बोला KFC। अच्छा, मैं फिर क्या बात होगी, KFC बोले छोटी मोटी बात कौन नहीं, बहुत बड़ी बात है। मैं क्या बात है, बोले बात कर ले, मैंने उनके मन की लेने के लिए मैं बताओ भाई क्या, वो बातचीत टेबल मीटिंग शुरू होगी। तो टेबल मीटिंग करते भी हम आपको है ना, आपका पता हमें बहुत चार्जेबल आपका सिस्टम है, तो हम साल के आपके साथ डील करते हैं, मतलब मेरे को इम्प्रेस करने के लिए 50 लाख से शुरुआत करते हैं। अच्छा, साल के 50 लाख रुपए देंगे, हर साल के देंगे। अच्छा। बट कंडीशन ये है पूरे इंडिया में कहीं भी जाओगे, हाँ, तो हमारा क्योंकि आप तो जाते रहते हो, हाँ। तो जहाँ भी जाओ बस माइक करके, तो मगा भाई और कुछ तो नहीं बाकी, बोले बस ये आप, उन्होंने सोचा पूरे कॉन्फिडेंस में, तो भाई ये मना नहीं कर सकता, 50 लाख छोटी थोड़ा रकम। तो माँ भाई ऐसा तो हम 50 करोड़ दोगे तो भी नहीं करूँगा मैं। तो मैंने उसको ऑफर को ठोकर मार दिया। वो बोले बहुत बड़ा ऑफर है, मैं इतना बड़ा ऑफर तो हम दे, तो इस ऑफर का ठोकर मारनिया भी नहीं पाऊंगा। तो हम बोले इतना बड़ा ऑफर देनिया नहीं पाऊंगा, तो इतना बड़ा ऑफर के ठोकर मारनिया भी नहीं को पाऊंगा। तो 50 लाख के KFC को ऑफर को ठोकर मार दी। पैसा मेरे लिए सब कुछ थोड़ा है। अच्छा, करमू जी को जब पत्रकारिता से कभी ये लगता है कि अब आज नहीं, तो क्या पसंद है, या शुरू से क्या पसंद है, कहाँ ज्यादा जुड़ाव है? देखो एक चीज़ है जो मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से शेयर करना चाह रहा हूँ, पत्रकारिता के अलावा मेरे को जिम पसंद रही है। मतलब जिम का मतलब इन द सेंस फिटनेस, हेल्थ। अच्छा, और हेल्थ कॉन्शियस में शादी के बाद हुआ था, क्योंकि अच्छा। जब मेरी शादी हुई थी तो आप थोड़ा उसमें हंसोगे, मेरी शादी हुई थी उस टाइम मेरा वेट 48 kg था। 48? हाँ 48 किलो। बाल विवाह था ना मेरा, तो कितने साल की शादी हुई थी? 21, 20, 20.5 साल का। अच्छा। तो बाल विवाह था मेरा, तभी तो मैं कह रहा ना मेरी बेटी सिडनी में है तो +2 के बाद गई हुई है वो। अच्छा। तो मेरे ही जब शादी हुई तो मेरे वहाँ ससुराल में किसी ने फपटी कस दी, बोले भाई इन्हें दुल्हन ने पकड़ लियो, कहते घोड़ी पे तो उठ जाइयो। अच्छा। तो तब मैं जैसे शादी होने के बाद बारात घर पे लौटी, हमारे घर पे आए हम। हाँ। तो वो बात मेरे हर्ट हो लोग गया तो मेरी तो? शादी में खुशी में वो रहे शामिल, मेरे वो बात चुभ रही। मैंने तो बात बड़ी टेढ़ी, मेरे दिमाग घूम रहा है, क्योंकि मैं कमज़ोर था। मतलब इसलिए भी कमज़ोर था क्योंकि मैं और मेरी जो बहन है सगी, हाँ। हम जुड़वा हैं। अच्छा, ट्विंस थे हाँ आप? ट्विंस थे हम। अच्छा। 5 मिनट का हमारा आज भी झगड़ा होता है, मेरा और मेरी बहन का। अच्छा। वो मेरे को कहती है 5 मिनट मैं तेरे से बड़ी हूँ, अच्छा। मैं कहता हूँ 5 मिनट मैं तेरे से बड़ा हूँ। अच्छा। 5 मिनट का तो ट्विंस होते हैं ना, कमज़ोर होते हैं, थोड़ा वीक दूर होते होते हैं। हैं, हाँ। तो उस वजह से क्या था, मैं वीक था शुरू में, तो एकदम से कंपटीशन आ जाता बॉडी बिल्डिंग का। अच्छा। तो मेरे जो गुरुजी थे सुरेंद्र जी, वो कहने लगे, बोला करमू तूने फट्टा पे चढ़ना है। देसी था वो भी। हाँ। फट्टा पे चढ़ना, मेरे क्यों पता है फट्टा, बोला जीतना है। बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन है, वो फट्टा मंच स्टेज। माजे मन तो कुछ भी नहीं मेरा, बोला कुछ नहीं मेरा, तू वो काम कर गया जो किसी ने करे ही नहीं। अच्छा। उस टाइम तारा जी सोशल मीडिया नहीं होती थी। हाँ। सोशल मीडिया होती थी, मेरी वो वीडियो बनती ना जो मैं
टी शर्ट पागलपंथी वाले करता, टी शर्ट निकाल के फेस पे डाल देता था। मैंने देखना ही नहीं क्या है आगे, कहाँ मेरे डंबल में ठोकर लग रही है, कहाँ मैं प्लेटों में मशीनों में कहाँ ठोकर लग रही है, ऐसे ऐसे करता और मैं डाल दो वेट, आने दो आने दो आने दो आने दो आने अच्छा। दो। वो पागलपंथी। तो आखिरी प्लेट की जो लोक होता था वो लोक की जगह प्लेट डालता था मैं, और आधी प्लेट रोड पे रहती थी, आधी प्लेट बाहर रहती थी। वो वाला टाइम मैंने वो पागलपंथी वाला, तो फौजी करता रहता है एक्सरसाइज, लेकिन देखता था मेरे को वो जो लड़का था इंजीनियरिंग कॉलेज का, बोले यार मैंने तो हाथी इस तो बोल बात कही, ये तो पागलपंथी होगी। और वो अपनी एक्सरसाइज कम करता, मेरी तरफ देखता रहता ऐसे, मतलब करता और ऐसे एक्सरसाइज ऐसे देखता रहता था। अच्छा। तो देखते देखते फौजी का डाउन हो गया फिगर और मेरा डेवलप हो गया। तो जी क्या होता है वो कंपटीशन आ जाता है। तो कंपटीशन में मेरी कोई प्लेस नहीं आती, मैं वो प्लेस आ जाता हूँ। चलो तो चलो नहीं आंदा तो ही बढ़िया था। तो फौजी लग गया वहाँ एक्टिंग बाजी करने, वो लड़का इंजीनियरिंग कॉलेज का, बोला हाँ बना था बॉडी बिल्डर। तो एक अनाउंसमेंट बाकी थी ओवरऑल की। अच्छा। हाँ, ओवरऑल की अनाउंसमेंट बाकी थी। तो मैं भी गर्दन से नीचे करके चल पड़ा, माँ चलो कोई नहीं, बेइज्जती हो गया। तो फिर अनाउंसमेंट आती है मंच से, बोला ओवरऑल मिस्टर जींद बॉडी बिल्डर का जो नॉमिनेशन वो है, खिताब है वो है कर्मवीर आर्य को। ओए होए, तो बिल्कुल ही पैराडाइम शिफ्ट हो गया। मैंने तो जी पलटी उधर से, पहले तो गर्दन नीचे थी, गर्दन ऊपर उठी। हाँ। ऐसे पलटी लगाई, मंच पर भाग गया और सारे जितने भी साथी सब ने कंधा पे उठा लिया। बिल्कुल। हाँ, फिर वो फौजी आता है, वो लड़का, वो इंजीनियरिंग कॉलेज का लड़का, हाथ जोड़ के कहता है कर्मवीर भाई आज तो मैं भी प्योर वेज हूँ, मैं वेजिटेरियन। तरह साबित कर दिया, मेरे को साबित भी करना था ना। हाँ। वेज ही बेस्ट है, मैं ये भी नहीं कहूँगा वेज इक्वल टू बेस्ट ऑफ नॉन वेज, है ही वेज बेस्ट ही है वेज, नॉन वेज होता ही नहीं कुछ। मैं नॉन वेज में जाता ही नहीं, इसलिए मैंने उसका नॉन वेज भी छोड़ा, मेरे को बड़ी खुशी हुई। हाँ, तो इसीलिए आप प्रमोट करते हैं, इसीलिए आपने वो छोड़ा। ठीक है। अच्छा कर्मू जी, आज बैठक में आके कैसा लगा? बैठक में आके देखो, वैसे आप मेरे अंदाज में पूछोगे तो एकदम मस्त, बिंदास, झकास, भयंकर सवाल थे ना, खतरनाक वाले। जबरदस्त सवाल, बढ़िया थे आपके, जबरदस्त थे। अच्छा। खतरनाक इसलिए क्योंकि कुछ बातें मैं कहना चाह रहा था, वो भी निकल आपने कैमरे पे कहलवा दी। खतरनाक, शानदार शानदार। थैंक यू कर्मू जी, आपने अपना इतना कीमती समय हमें निकाला, और आपकी जो एक्चुअल पर्सनैलिटी है उससे जो एक्चुअल कर्मवीर हैं और कर्मवीर से जो कर्मों का पूरा दौर आपने हमारे साथ शेयर किया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। जी आपका भी धन्यवाद, आपके दर्शकों का धन्यवाद तारा जी। मतलब कर्मवीर के अंदर का जो कर्मू है, हाँ। वो आपके आगे निकाल के मैंने रख दिया है। हाँ जी, थैंक यू सो मच। ये थे कर्मवीर जी। अब हम आने वाले टाइम में आपको एक नई पर्सनैलिटी के साथ जल्दी मिलेंगे। आज का हमारा जो पूरा कन्वर्सेशन कर्मू जी के साथ हुआ, उन्होंने आप लोगों की इतनी अप्रिसिएशन की, तो मैं ये जानना चाहती थी आपके जीवन में कर्मवीर उर्फ कर्मू जी जो देसी पत्रकार है, क्या इम्पोर्टेंस है आपकी लाइफ में उनके लिए? बताओ। देखो, जो आपने बोला ना सबसे पहले कि उन्होंने इतनी अप्रिसिएशन करी, हाँ। तो यहाँ पर ये उनका एक बड़ापन झलकता है कि उन्होंने हमारी अप्रिसिएशन करी। इवन कि हमारा तो चलो हम तो कुछ भी नहीं है ना, हम तो बिल्कुल भी कुछ नहीं, और लेकिन वो अप्रिसिएशन कर रहे हैं, ये बड़ी बात है। और उनका महत्व तो मैं आपको ये कह सकता हूँ, आपने कभी सुना होगा कि एक खून से भी बढ़ के कोई चीज़ होती है। तो मुझे ऐसे लगता है, जो मैं 5-7 सालों से उनके साथ हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये वही है कि जो खून से भी बढ़ के हैं। लेकिन ना इनकी एक खासियत है कि प्रॉब्लम तो मतलब कि मुझे हुई है, पता इनको अपने आप चल जाता है। पता नहीं क्या बॉन्डिंग है, मुझे नहीं पता क्या बात हो रही है। हाँ, लेकिन परिवार से भाई साहब ने जैसे बताया कि मतलब छोटा बच्चा ही था जब, हाँ, वो कह रहे थे, हाँ। तो उन्होंने मतलब जब मैं आया ना, मैं बिल्कुल ही छोटा बच्चा ही था। उस टाइम मेरी उम्र ही 18 साल की उम्र थी मेरी, ज़्यादा नहीं थी। तो उस दिन से लेके आज तक मैं तो मतलब मान लो ये गोद ही ले रखा हूँ भाई साहब ने। अच्छा। बिल्कुल जी, हम साथ में रहना होता है। घर इतना टाइम हम घर नहीं दे पाते जितना हम तीनों साथ में रहते हैं, हाँ। है ना। तो भाई साहब के लिए जितना बोल रहे हैं वो बहुत कम है जी। जब हमें ना घर जाना होता है ना, हाँ। अपने घर जाते हैं, हाँ। तो हम बिल्कुल खुश नहीं है। हाँ। अच्छा, उनके साथ खुश नहीं है, मगर एक इकट्ठा ही रह के बिल्कुल खुश होते हैं। लगता हमारा घर पे ना, हमारा मन लगता है, क्योंकि हम पूरा दिन उन्होंने आज तक हमें जैसे
इतने साल हो गए, हमारी हंसी नहीं रुकी आज तक मायूस नहीं हुए हम। हम मायूस नहीं हुए आज तक। सबसे बड़ी बात ये है, कभी हमारी हमें चेहरे की हंसी नहीं तो डालते किसी टाइम भी देखो उसी टाइम मजाक रखते हैं। तो आज तक जो हमारे शरीर पे कपड़े हैं ना, जूते भी है, ये एक जुराब भी है, बलियान भी है, तो आज तक हम अपने पैसों से यार अपने घर से नहीं खरीदी, तो हमारे गुरुजी हमें गोद ले रखे हैं जी अब हम तो। गोद ले रखे हैं। तो ये टीम नहीं है, ये तो आपका परिवार है फिर कर्मू जी। तो अगर मैं एक उसमें पूछूं कि आपके लिए कर्मू जी क्या है, वो एक शब्द क्या है? भगवान है। सुनो, भगवान क्या, जो अपने माता पिता है ना, मैं उनको नहीं मानता, मेरे जो असली माँ बाप यही है।